हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ओनली आईएएस फाउंडेशन चैनल पर। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज हम लोग आर.एस. शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 24 करने जा रहे हैं। काफी समय के बाद आज आप लोगों से फिर से मुलाकात हो रही है। थोड़ा से और अदर इंगेजमेंट्स की वजह से मैं ये सीरीज को आगे उस वक्त कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन नाउ आई एम बैक और अब हम इस सीरीज को अपनी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे एंड देन फर्दर मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब क्लासेस यहाँ पर रेगुलर होने वाली हैं और एक प्लानर है मेरा जो फाउंडेशन चैनल पे है, वो फॉलो होगा। ठीक है, किन किन डेज पे मेरे लेक्चर्स आपको अब कंटिन्यूसली मिलेंगे या इसके अलावा और क्या चीज़ आपको मेरे तरफ से मिलती रहेंगी इस चैनल पे, वो भी आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 24 की। ये चैप्टर डील कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड रूरल एक्सपेंशन इन दी पेनिनसुला। देखो यार दोस्तों, बहुत टाइम हो गया है तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने रिवाइज किया होगा कि नहीं किया होगा, है ना। पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मुश्किल से आप लोगों का वहां पर मैं 5 मिनट लूंगा ताकि आपको भी रिकॉल हो जाए क्या हम पढ़ रहे थे, है ना। और लास्ट तक हम आ जाएंगे जहां हमने अपना लास्ट चैप्टर खत्म किया था, दैट इज हर्षा एंड हिज टाइम्स का। ठीक है, तो हर्षवर्धन तक की कहानी को थोड़ा सा हम लोग इन ब्रीफ यहां पर कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। आज का ये हमारा चैप्टर है जहां पर हम लोग नए स्टेट्स के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी चीजें यहां पर पहले से लिख के लेके आया हूं ताकि आप फॉलो करिएगा, जल्दी जल्दी चीजें यहां पर कवर हो जाएं। राइट, तो आज के टॉपिक्स में ये सब हेडिंग्स हैं जिसको हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। द न्यू फेज, स्टेट्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया, चालुक्याज ऑफ बादामी की बात करेंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पल्लवाज और चालुक्याज के बीच में, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब चीजें डिस्कस कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन चीजों को रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। फिर से आपको पूरी कहानी एकदम क्लियर यहां पर हो जाएगी क्यों कैसा हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, यहां पर मैं पहले से जो चीजें लिख के लाया हूं, ठीक है, इसको बस आप मेरे साथ फॉलो करिए। देखिए, ये जो स्लाइड देख रहे हो, इस स्लाइड का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है वो यहां पर मेंशन किया है, इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत किससे हुई थी? वैदिक पीरियड से हुई थी। मैंने वैदिक पीरियड में आपको पढ़ाया था तो बताया था कि वैदिक पीरियड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, है ना, जिसको हम लोग ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड बोल रहे थे। एंड द रीजन जो इनके बीच का डिफरेंस है ऋग वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड का, वो रीजन ही मैंने आपको बताया था, है ना। मैंने बताया था डिस्कवरी ऑफ आयरन हो गया था इन 1000 बीसी और वहीं से ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच में डिफरेंसेस आ गए थे। उसके बाद लास्ट में हमने देखा था कि कैसे वैदिक पीरियड जब एंड हो रहा था तो जो सोसाइटी थी वो अब जो पॉलिटी थी, सोसाइटी थी, वो पहले जना थी, वो जना से जनपद होने लगी, है ना। यानी कि ऋग वैदिक पीरियड में लोग जना में रहते थे, जना विच वॉज द हाइएस्ट यूनिट। फिर अब जनपद हो गया, कई सारे जनपद मिले तो महाजनपद का पीरियड शुरू हुआ। 16 महाजनपद एग्जिस्टेंस में आते हैं और 16 महाजनपद आपस में लड़ना शुरू करते हैं, है ना, फॉर द सुप्रीमेसी। राइट, और मगध जो है, जो महाजनपद था, वो यहाँ सबसे ज्यादा सुप्रीम बन के आता है। मैंने आपको 16 महाजनपद बताए थे, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्या, कवंती, कांधार, काम्बोज, मत्स्य, सुरसेन। राइट, 16 महाजनपद। और 16 महाजनपद की मैंने आपको पूरी कहानी डिस्कस करी है, प्लेलिस्ट आपके सामने यहाँ पर है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्लियर? इन 16 महाजनपद में जो निकल के आया है वो मगध निकल के आता है। अच्छा, पैरेलल महाजनपद की पैरेलल मैंने आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म रिलीजन के बारे में पढ़ाया था और इसका भी रीजन सामने था। क्यों? क्योंकि देखिए, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया था, ब्राह्मणिज्म जो था, जो सुपरफिशियल चीजें आने लग गई थी, है ना, वो सब डोमिनेंसी ऑफ ब्राह्मणिज्म वो आ रही थी एंड इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट दिस डोमिनेंसी जो आपको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म देखने को मिलता है। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, राइज, रीजंस फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, वो लेक्चर याद करिएगा। उसके बाद मगध, मैंने कहा कि यहां पर सब पावर में आता है और मगध जब आता है तो मगध के अंदर फिर हमने डायनेस्टीज देखी थी, हरियंका डायनेस्टी, सिसुनाक डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। राइट, और फिर मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी किस तरह से आचार्य चाणक्य वो तक्षशिला से जाते हैं थ्रू आउट टिल पाटलिपुत्रा और वो नंदा महापद्मनंद के जो उसका सक्सेसर होता है धनानंद, उसके कोर्ट में जाते हैं, वहां कैसे उसकी इंसल्ट होती है, वो पूरी कहानी मैंने डिस्कस करी थी। राइट, और नंदास के बाद फिर मैंने बताया था कि इस प्रकार से वहां पर हमने देखा था कि मौर्यन एम्पायर का यहाँ पर जो है वो रूल आता है। हमने यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में डिस्कस किया था, अशोका के पॉलिसीज के बारे में डिस्कस किया था। एंड देन आई टोल्ड, जब अशोका डिक्लाइन करते हैं, अशोका का पीरियड खत्म होता है, तो अशोका के जो फॉलोअर, जो उसके सक्सेसर थे, वो बड़े ही वीक थे। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि मॉडर्न पीरियड उस वक्त 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, याद करिए, द वेस्टर्न पार्ट जहां पर ऑलरेडी फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे और ईस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न पार्ट तो वॉज अंडर हैंड ऑफ कुणाल, ठीक है, और जो ईस्टर्न पार्ट था वो वॉज अंडर दशरथ। कुणाल वेस्टर्न पार्ट, फॉरेन इन्वेजन वो मौर्य के हाथ से निकलता चला गया।
ईस्टर्न पार्ट की तरफ दशरथ थे, वो जो सक्सेसर्स थे उनके वो बहुत वीक थे। तो एक तरह से धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर इस तरह से डिक्लाइन करने लग जाता है। मौर्यन एम्पायर के बाद आई डिस्कस विद यू अबाउट द पोस्ट मौर्य पीरियड। और पोस्ट मौर्य पीरियड में मैंने कहा था कि 3 पार्ट्स हैं। एक तो नेटिव रूलर्स, जब आपका मौर्यन पीरियड खत्म हुआ तो उस जगह आया क्या, उस जगह कानवाज, सुंगाज एंड कानवाज ये सब एग्जिस्टेंस में आते हैं, राइट। देन आई सेड कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहां पर पहले कुणाल रूल कर रहा था, या वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो मॉडर्न एम्पायर था, वहां फॉरेन इन्वेजन शुरू हुआ। और फॉरेन इन्वेजन भी कैसे, इंडो ग्रीक्स, राइट, याद करिए, सिंथियंस, पार्थियंस, कुशान्स, इन सब का पैरेलल इन्वेजन होता चला गया था। और ये क्यों हुआ था, बिकॉज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई थी, है ना। तो जो आपके लास्ट में जो कुशान्स थे, है ना, या फिर यूजी ट्राइब थी, और वो इन्वेट करना चाहती चाइना को, वो नहीं कर पाई, तो वो आगे बढ़ी, पुश्ड सिंथियंस, पुश्ड पार्थियंस, पुश्ड इंडो ग्रीक्स, और इस तरह से इंडो ग्रीक्स का इन्वेजन होता है। तो वो कहानी हमने पूरी वेस्टर्न इंडिया की पढ़ी, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की पूरी कहानी पढ़ी जो फॉरेन इन्वेजन से थी, राइट। फिर हमने सुंगाज और कानवास की बात देखी, वो वहां क्या हो रहा था। एंड देन उसके बाद फिर हमने, जब हम बात कर रहे हैं तो हम सातवाहन की बात देखते हैं, सातवाहना उसको देखते हैं, राइट। और सातवाहना उस जगह रूल कर रहे होते हैं, पहले तो नीचे होते हैं साउथ की तरफ, फिर वो ऊपर आ जाते हैं टुवर्ड्स दी नॉर्थ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न महाराष्ट्र का एरिया है, वहां पर आके रूल करते हैं। ये पूरी कहानी मैंने आपको यहां से यहां तक डिस्कस करी थी। एंड पैरेलल जब हम पोस्ट मौर्य पढ़ते हैं तो थर्ड पार्ट इज द डीप साउथ पीरियड, डीप साउथ एरा, संगम एज जिसको बोलते हैं, जहां पर चोला, चेरास और पांड्यास रूल कर रहे थे। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आपकी चीजें रिवाइज हो जाए, ठीक है। मैं इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा 5-7 मिनट 10 मिनट आपका ले रहा हूँ। डीप साउथ, ठीक है, चोला, चेरास और पांड्यास की बात हो गई। अब याद करिए, जब सातवाहनों का रूल खत्म होता है, मैंने आपको सातवाहनों की पूरी हिस्ट्री पढ़ाई थी, 17 रूलर्स के बारे में कहा था कि ये 17 रूलर्स थे, कई सालों तक, 400 साल, 450 साल रूल करते हैं ये लोग, पूरी कहानी मैंने आपको डिस्कस करी सातवाहनों की। तो मैंने कहा था कि भाई सातवाहनों का डिक्लाइन होता है, सातवाहनों के फ्यूडिटरीज होते हैं पल्लवाज, ठीक है। और जब सातवाहनों का डिक्लाइन हुआ तो पल्लवाज अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। पल्लवाज वे रूलिंग इन द एरिया ऑफ टोंडाई मंडलम, ठीक है ना। अभी आगे हम देखेंगे इन चीजों को, वो वहां पर रूल कर रहे थे। लेकिन जब सातवाहन का डिक्लाइन हुआ तो सातवाहन की जगह वाकाटाका आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इन्हीं चीजों को हम पढ़ रहे हैं, जैसे आपने नाम सुना वाकाटाकास, अभी आप नाम सुनोगे वाकाटाका के बाद चालुक्याज ऑफ बादामी एंड चालुक्या ऑफ वेंगी, ये सब नाम सुनोगे आप, इक्ष्वाकुस, ये सब नाम सुनोगे आप, गंगा ऑफ मैसूर, वेस्टर्न गंगा, है ना, कदम्बाज, ये सब नए नए। तो चैप्टर का नाम जो है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, वो यहां से आता है कि भाई ये सब कहानी तो सर आपने बता दी हमको, ठीक है, गुप्ता पीरियड आया, है ना। गुप्ता का क्या क्या माइनस पॉइंट था कि भाई वो जो एरिया जीतते थे लेकिन लैंड ग्रांट कर देते थे, उस राजा को हराया और उससे कह दिया तुम ही रूल करो इसको, बस हमको सुबह सुबह हफ्ते हफ्ते अपना हफ्ता भेजते रहना, पैसा भेजते रहना, इज्जत करते रहना, सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट करो, गुप्तास का रूल, ठीक है। सो वाकाटाकास वे द फ्यूडिटरीज ऑफ गुप्तास। तो बेसिकली समझ में ये आ रहा है कि ठीक है, वाकाटाकास हो गए। तो वाकाटाकास जब आए तो वो सातवाहन के एरियाज में थे, ठीक है, सातवाहनों का डिक्लाइन हुआ, वहां वाकाटाका आ गए। अब जब गुप्तास थे, गुप्ता रूल कर रहे हैं, गुप्ता ने एक्सपैंड किया, उस एरिया को भी कब्जा कर लिया वाकाटाकास को, वाकाटाकास बिकेम द फ्यूडिटरी ऑफ गुप्ता, ठीक है ना, एक्सपेंशन तो हो ही रहा था। तो बेसिकली यहां पर ये कहानी हो गई वाकाटाका की। गुप्ता के पीरियड के बाद आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड की जब बात करेंगे तो वहां पर मैंने आपको हर्षवर्धन के पीरियड के बारे में कहानी बताई थी। आई डिस्कस विद यू एंटायर थिंग, शशांक ऑफ गौड़, है ना, कैसे मालवा का राजा देवगुप्त, कैसे किस तरह की पूरी कहानी चली थी, वो पूरा कहानी मैंने आपको डिस्कस किया था। और कहा था कि हर्षवर्धन जब नीचे जाके साउथ इंडिया का एक्सपीडिशन करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता है, और उसकी टेरिटरीज जो है वो नर्मदा बन जाती है, पुलकेशन 2 की लड़ाई, वो सब मैंने आपको डिस्कस किया हुआ हर्षा एंड इस टाइम तक। अब जब हम पोस्ट गुप्ता पीरियड की साउथ इंडिया की कहानी पढ़ेंगे तो अब क्या हुआ साउथ इंडिया में। अभी तक तो चोला, चेराज और पांड्यास थे, लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो कब थे, जब पोस्ट मौर्य पीरियड था, लेकिन अब गुप्ता पीरियड आया, गुप्ता पीरियड का पोस्ट गुप्ता। तो पोस्ट गुप्ता में हम पढ़ रहे हैं, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में साउथ इंडिया की क्या कहानी है, वहां पर हमको कालभरास का रूल देखना है, वहां पर हमको पल्लवास के बारे में जानना है। और जब हम बात करेंगे इस साइड, जैसे हम सातवाहन देख रहे हैं, तो यहां वाकाटाकास थे, वाकाटाका के बाद वहां पर आते हैं चालुक्याज ऑफ बादामी, वो बहुत बड़े पेनिनसुला पे इंडिया के रूल कर रहे होते हैं, दक्कन वाले एरिया में। लेकिन बाद में क्या करते हैं कि वो अपने ही जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला होता है, जिस पर चालुक्या रूल करते हैं, वो अपने भाइयों को दे देते हैं, कजिन्स को दे देते हैं कि तुम रूल करो। दैट बिकेम चालुक्या ऑफ वेंगी। और जो अभी भी महाराष्ट्र की तरफ था, दैट वाज चालुक्या ऑफ बादामी, या फिर आज बादामी, मॉडर्न बादामी, पहले का नाम था इसका वतापी, चालुक्या ऑफ वतापी,
क्लियर है? ये सब पूरी कहानी जो है, ये आउटलाइन है जो मैंने आपको यहां से यहां तक अभी तक इतने लेक्चर्स में डिस्कस करी। मैंने थोड़ा टाइम लेके 10 मिनट आपका लेकर इसको मैंने रिवाइज कराने की यहां कोशिश करी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को समझते हैं। देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो अब नए स्टेट्स की यहां पर कैसे शुरुआत होती है, आप उस डायग्राम को देख रहे हैं, यहां दिख रहा है आपको सातवाहन अंपायर, और यही सातवाहन अंपायर ऊपर की तरफ जाता है, राइट? यही सातवाहन अंपायर यहां पर आता है, फिर यहां रूल करते हैं ये लोग, ठीक है? तो फिर यहां पर वाकाटाका आए, फिर उसके बाद यहां पर चालुक्य आए, इन सबको यहां पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज यहां पर आपको जो समझनी है, इस डायग्राम को, इस टाइमलाइन को यहां दोस्तों समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो समझा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ यहां पर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगर आपने इस चार्ट को समझ लिया। सबसे पहले आप बस इस लाइन को देखिए, ये लाइन बनी है, इस लाइन को फॉलो करिएगा, ठीक है? देखो मान रहा हूं कि बहुत टाइम के बाद आया हूं, अपने हाल चाल जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कैसे हो आप लोग, ठीक है? और बहुत लोग बोलेंगे हाँ सर आपने देर कर दिया, आई नो बहुत सारे कमेंट जैसे आएंगे, ठीक है? बट एज आई सेड कि मैं ऑलरेडी किसी और जगह पर एंगेज हो गया था, दैट इज वाई ये डिले हुआ, ठीक है? बट एनीवे नाउ आई एम बैक, और अब यहाँ से आपकी चीज़ें रेगुलर चलेंगी, राइट? ठीक है, तो अब अपनी जो स्ट्रीक चल रही थी उस स्ट्रीक को वापस ले आइए, और एक बार नहीं हो तो इसको रिवाइज कर लीजिए, या फिर इस जो मैंने अभी 10 मिनट का आपको रिविजन दिया है उस 10 मिनट को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि कोई दूसरा स्टूडेंट भी आए तो देख ले कि हाँ सर ने स्टार्टिंग के 10 मिनट में रिवीजन करवाया हुआ है, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले आप इस वाली लाइन को देखिएगा, ठीक है? देखिए ध्यान दे, अरे भैया गुस्सा मत हो, माफ कर दो, ठीक है? बट देखो यहाँ पर देखो, सातवाहनों की बात कर रहे हैं हम लोग, सातवाहनास की बात कर रहे हैं। याद करिए कहाँ पर सातवाहना थे, पूरी कहानी मैंने आपको सातवाहनों की बताई थी, ठीक है? तो ये हम डेक्कन की बात कर रहे हैं, थे वो महाराष्ट्र नासिक वाले एरिया में। हाँ, तो अब जब सातवाहन वहां पर थे तो पल्लवास जो है वो उनके फ्यूडिटरी थे, यानी कि सातवाहन का बहुत बड़ा एरिया था, ठीक है? तो जब सातवाहन का एरिया था और एक पार्ट था, उन्होंने जब एरिया कैप्चर किया, जब पल्लवास का एरिया था, तो वो टोंडाई मंडलम में राज करते थे पल्लवास, ठीक है? तो पल्लवास ने अपनी कैपिटल जो है वो यहां पर बनाई थी, ठीक है? पल्लवास टोंडाई मंडलम से रूल कर रहे थे अपना, क्लियर है? लेकिन जब सातवाहनों का डिक्लाइन होता है तो ये जो अभी पल्लवास इनके अंडर थे, किसके? अभी पल्लवास जो है वो सातवाहनों के अंडर थे, पल्लवास वे द फ्यूडिटरी ऑफ सातवाहन। लेकिन जब सातवाहन का डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद आए वाकाटाकास, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, आपके लिए सवाल है कि अगर पल्लवास सातवाहनों के फ्यूडिटरी थे, सातवाहनों के अंडर आते थे, अब अगर सातवाहन का रूल चला गया, खत्म हो गया, उसकी जगह वाकाटाका आए, तो क्या पल्लवास वाकाटाका के अधीनता को मानेंगे, सुप्रीमेसी को मानेंगे? नहीं मानेंगे। वाकाटाका कहेंगे भाई तुम कौन, भाई सातवाहन की जगह वाकाटाका आए, तो क्या पल्लवास इनके भी फ्यूडिटरी हो गए? नहीं हुए। पल्लवास ने इसके बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, हम आजाद हैं, हम तुम्हारी क्यों अधीनता को माने, सुप्रीमेसी को माने, हम तुम्हारे क्यों अधीन आ जाए, पल्लवास बोल रहे थे। वाकाटाका आए। अब आप इसका दौर देखिएगा, देखिए यहां पर 220 एडी तक सातवाहन रूल कर रहे हैं, 220 बहुत टाइम रूल किया, 450 साल रूल किया उन्होंने, मैंने बताया था आपको, और मैंने कहा था 17 रूलर्स के बारे में कहानी बताई थी, है ना? मैंने आपको कई सारे रूलर्स के बारे में डिस्कस किया था। 220 एडी में सातवाहन का रूल खत्म हो गया, बट आप एक बार गौर करिएगा, पल्लवास यहां पर भी है इस वक्त, फिर उसके बाद वाकाटाका का पीरियड चल रहा है, पल्लवास अभी भी है वहां पर, फिर उसके बाद आप देखिए आफ्टर वाकाटाका का जब रूल खत्म होता है इन 543 बीसी, ठीक है? जब इनका रूल खत्म हुआ 543 बीसी में, तो उसके बाद चालुक्यास यहां पर शुरू करते हैं अपना कामकाज। उस एरिया को चालुक्यास ने संभाला, और चालुक्या की क्या कैपिटल बनी? वाटापी। क्या बनी कैपिटल इनकी? चालुक्या से कैपिटल बनती है वाटापी, ठीक है? चालुक्या से कैपिटल बनी वाटापी, इसी को हम लोग आज मॉडर्न डे हम लोग बादामी कहते हैं, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। और चालुक्यास का जो रूल खत्म होता है बहुत लंबा चलता है 757 एडी तक, जो लास्ट रूलर थे कीर्तिवर्मन टू। तो ये आप देखिए कितना लंबा चालुक्यास का यहां पर रूल चला। 1757 एडी में कीर्तिवर्मन टू जो इनके लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे, और उसके बाद राजपूत डायनेस्टी का यहां स्टैब्लिशमेंट होता है बाय दांती दुर्ग। ये टाइमलाइन क्लियर हो गया। हम फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स देख रहे हैं, कैसे नए स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए। सातवाहनों तक कहानी क्लियर है, यहां तक क्लियर है, हाँ सर पूरी कहानी डिस्कस करी है हमने। फिर उसके बाद वाकाटाका के बारे में मैंने आपको बता दिया, वाकाटाकास ये इसकी जगह आते हैं, यहां पर आते हैं, ठीक है? सातवाहनों के बाद आते हैं, लेकिन पल्लवा अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। पल्लवास ने यहां पर इसके बाद जब ये इनका रूल आया तो पल्लवास डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट, पल्लवास डिक्लेयर्ड themselves
इंडिपेंडेंट। पल्लवास अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर यहां कर देते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। वाकाटाका के रूल के बाद आता है चालुक्यास का रूल। इस रूल को हमको डिटेल से पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में नए स्टेट्स की फॉर्मेशन की जब बात होती है तो ये जो चालुक्य स्टेट बना इसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। अब आप जरा पैरेलल इधर आ जाइए। तो हो गई दक्कन की बात जहां पर महाराष्ट्र और इन सब का एरिया है, लेकिन हम डीप साउथ की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली साउथ, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द डीप साउथ, यानी जहां पहले चोलास, चेरास और पांड्यास थे, है ना। जब याद करो हम जब मौर्यन पीरियड पढ़ रहे थे, वो हम पोस्ट मौर्य पढ़ रहे थे, मैंने डिवाइड किया था, है ना। इंडिया को मैंने डिवाइड कर दिया था, नेटिव रूलर्स, फॉरेन रूलर्स और डीप साउथ, संगमेज। तो पहले जहां पर डीप साउथ था, संगमेज चल रही थी, जहां पर पहले चोलास, चेरास और पांड्यास का रूल चल रहा था। अब उसकी जगह क्या हुआ, अब उसकी जगह कौन आया, ये हमको जानना है। तो संगम एज हमने देखा 300 एडी तक चली, 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक चली। अब आप पैरेलल देखिएगा जरा, जब सातवाहनों का 220 तक चल रहा है तो उसके पैरेलल डीप साउथ में संगम एज चल रही है, यानी चोला, चेरा, पांड्यास का रूल चल रहा है 300 एडी तक। आफ्टर 300 एडी यू विल सी कि यहां पर कालभरास का रूल आता है, कालभराज का रूल आता है। कालभराज रूल करना शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर डीप साउथ के एरिया में, और कालभराज पूरा का पूरा जितना भी डीप साउथ का एरिया था वो पूरा कब्जा कर लेते हैं। चोला, चेरा, पांड्या, पल्लवास सबका कब्जा कर लिया। ऐसा नहीं खाली चोला, चेरा, पांड्यास, चोला, चेरा, पांड्या के अलावा पल्लवास भी जो रूल कर रहे थे टोंडाई मंडलम के एरिया में, उसको भी कब्जा कर लिया किसने, कालभराज ने। यहां तक क्लियर हो गया। कालभरा का रूल चलता है 550 एडी तक। 550 एडी के बाद यहीं पर जो रूलर होते हैं नेक्स्ट, जिसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा, जो कालभरा के रूल को एंड करते हैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। उसके बाद यू विल सी आफ्टर द एंड ऑफ कालभराज इन 550 एडी यू विल सी पल्लवास अपने सुप्रीमेसी पे, अपने चरम पे चल रहे हैं इस वक्त। अब देखो पल्लवास कहां से दिख रहे हैं, दे वेर एट वन टाइम, एक वक्त वो सातवाहन के फ्यूडिटरी थे, यानी 220 एडी पहले से साथ पल्लवास का जिक्र आपको किताबों में देखना शुरू हो जाएगा। 220 एडी से पहले ही पल्लवास आपको किताबों में दिख रहे हैं। लेकिन आप देखो पल्लवास यहां पर भी है, पल्लवास फिर यहां पर भी आए, लेकिन वकाटाकास ने किसी प्रकार का उनको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट कर पाए। क्यों, क्योंकि वो पहले खत्म हो गए। समझ में आ रहा है, वकाटाकास पहले खत्म हो गए, पल्लवास चलते रहे। तो पल्लवास पहले एक फ्यूडिटरी की तरह काम कर रहे थे सातवाहन के, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पर 550 एडी के बाद पल्लवास 985 एडी तक जाके रूल करते हैं। इतना लंबा रूल पल्लवास का रहता। पल्लवास कहां से रूल कर रहे हैं भाई, 220 एडी सातवाहन एंड हो रहा है तब भी पल्लवास थे, और उसके बाद 985 एडी तक भी देखो तो पल्लवास वहां पर रूल कर रहे हैं। तो पल्लवास ये स्टेट बहुत स्ट्रांग हो गई थी। इस वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं है, इस वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये टाइम पीरियड आफ्टर 550 एडी कालभरास का जब रूल एंड होता है तो उसके बाद वो बड़ा पावरफुल हो जाता है। कालभरास कौन थे, क्या थे, अभी आगे बताता हूं। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान रखना कि संगम एज जब एंड होती है, जब कालभरास का रूल आया तो कालभरास ने चोला, चेरा, पांड्या सबको कब्जाया, साथ में पल्लवास को भी कब्जा लिया था, ठीक है। वो तो बाद में पांड्यास, पल्लवास ये मिलकर इनको हरा पाते हैं, कालभरास को हरा पाए, ठीक है, या फिर इनके खिलाफ चढ़ाई कर पाए, और फिर भी चोला, चेरा देखो पिक्चर में नहीं आ पाए, फिर भी पिक्चर में नहीं आ पाए। पांड्यास, पल्लवास ये सब उठते हैं, लेकिन पल्लवास फिर अपने आप को सुप्रीम बना लेते हैं, मतलब पावरफुल बना लेते हैं, नॉट सुप्रीम, पावरफुल बना लेते हैं, ठीक है। तो पल्लवास का रूल चला। तो एक चीज जो नोटिस हो रही है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि पल्लवास यहां पर भी थे, पल्लवास यहां पर भी थे, पल्लवास यहां पर भी थे। तो बेसिकली पल्लवास का रूल के रूलर्स को हम 3 फेज में डिवाइड कर रहे हैं। ये फर्स्ट फेज हो गया, जब नीचे शुरू करेंगे 250 एडी तक, दिस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ पल्लवास, ठीक है ना, जब पल्लवास एक फ्यूडिटरी की तरह रूल करते थे, राइट। उसके बाद आप देखिए सेकंड फेज है पल्लवास का, ये वो फेज है जब कालभराज रूल कर रहे हैं। आप देखिए यहां पर 550 एडी कालभराज ने पूरा डीप साउथ को कब्जा लिया है, और उसी वक्त यहां पर कुछ रूलर जो हैं वो किसके, आपके पल्लवास के वहां पर देख रहे हैं। एंड देन आफ्टर दैट थर्ड फेज ऑफ पल्लवास आपको ऊपर तक देखने को मिल रहा है। समझना है दोस्त, कुछ नहीं आगे टिपिकल है, कुछ भी टिपिकलिटीज नहीं है, बस समझना है। ये होपफुली आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। दोनों ही यहां पर लाइंस आपको क्लियर होगा, तीनों लाइंस इनफैक्ट क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जरा डिफरेंसेस देखिए कि क्या डिफरेंसेस जो हैं वो बनना शुरू हुए। अभी एक चीज हमको मोटी मोटी समझ में ये आ रही है सर कि हाँ सर, ये आप जो बता रहे हैं कि मौर्य के पीरियड में, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में यू विल सी कि डीप साउथ में क्या चल रहा था, चोला, चेरा, पांड्या थे। लेकिन अभी जब हम पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात कर रहे हैं तब वहां पर चोला, चेरा, पांड्यास की जगह कोई नए स्टेट्स बन गए, उसकी बात हम करने जा रहे हैं, ठीक है।
सर पोस्ट मौर्य पीरियड में आपने हमको कानवा सुंगा तो बताया, लेकिन सातवाहनों की बात करी, उस वक्त सातवाहन थे। उसके बाद हमने देखा कि हाँ वाकाटाकास थे, वाकाटाका बिकेम दी फ्यूडिटरीज ऑफ गुप्ता आल्सो, वो सब चल रहा है। गुप्ता वेर रूलिंग फ्रॉम द एरिया ऑफ पार्टली दिस बिहार यूपी वाला एरिया, उनका कंट्रोल वहीं पर बहुत था। लेकिन जब गुप्ता एक्सपैंड करते थे तो वाकाटाका को भी कंट्रोल में ले लिया, लेकिन राजा को कहा कि तुम ही रूल करो, हमको बस गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते रहना, हफ्ता भेजते रहना, खोखा आना चाहिए हमारे पास, 4 पेटी 8 पेटी पैसा आता रहे। दिस वाज द तरीका, ये सब तरीका था। तो गुप्ता पीरियड देखा हमने सर, वाकाटाका देखा, लेकिन वाकाटाका के बाद क्या हुआ, तो हमने वहां चालुक्यास की बात करी। अब यहां सिर्फ चालुक्यास और सिर्फ पल्लवास की बात नहीं हो रही है भाई, सातवाहनों के टाइम पे पल्लवास फ्यूडिटरी थे, बार बार बता रहा हूं ये चीज, फ्यूडिटरी। तो अब ये नए स्टेट्स उस वक्त स्टेट फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ना, ये लोग वीक हैं, लेकिन अब पल्लवास स्टेट फॉर्म करेंगे। कालभराज अच्छे खासे टाइम तक रूल करेंगे, कालभरा का रूल छोटा मोटा रूल नहीं है। आप देखिए यहाँ पर 250 साल तक कालभराज ने रूल किया, तो कोई छोटा मोटा रूल थोड़ी है। तो डीप साउथ में कालभराज का रूल आया, पल्लवाज बाद में अपने आप को एक नया स्टेट फॉर्म करेंगे, वाकाटाका के बाद चालुक्यास आ जाएंगे। चालुक्या का इतना बड़ा एरिया उन्होंने ईस्टर्न पार्ट अपने कजन भाइयों को दे दिया कि तुम रूल करो, उन्होंने अपनी कैपिटल बना ली वेंगी को। एक हो गया चालुक्या बदामी या वतापी, और दूसरा हो गया चालुक्या ऑफ वेंगी। सिर्फ यही नहीं था, इसके अलावा गंगा ऑफ मैसूर भी थे, कदम्बास भी थे, ये सब थे। बात समझ में आ रहा है? गंगाज ऑफ मैसूर, कदम वेस्टर्न, जिसको वेस्टर्न गंगास कहते हैं, ईस्टर्न गंगा वो जो कलिंग की तरफ रूल कर रहे थे वो भी थे, ठीक है। उसके बाद कदम्बाज हो गए, फिर उसके बाद चालुक्याज हो गए, पल्लवाज हो गए, कालभराज हो गए, ये सब कुछ अब यहां पर हो रहा है। ये स्टेट्स जो है यहां पर फॉर्म हुई, इनके बारे में पढ़ना है। और बेसिकली चैप्टर के अंदर जो है, अगर आप यहां पर देखोगे अगर आप दोस्तों यहां पर देखोगे, ये चैप्टर में यहां लिखा हुआ है क्या, ये देखिए, ये लिखा है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पल्लवास एंड द चालुक्यास। बात समझ में आ रही है? कुल मिला के कहानी क्या है भाई, ये आपका मान लीजिए यहां पर कुछ इस प्रकार से आपका हो, यहां पर आप क्या थे, पहले सातवाहन थे, है ना। ये है आपका एरिया पल्लवास का, ठीक है। ये वाला डीप साउथ है, चोलाचिरा पांड्या था, कालभराज ने ऑक्यूपाई किया तो पूरा ऑक्यूपाई कर लिया उसने, कालभराज ने, ठीक है। सातवाहन की जगह यहां पर क्या हुआ, फिर यहां पर वाकाटाका आए, वाकाटाका के बाद क्या हुआ, यहां पर अब चालुक्यास आ गए, ठीक है। चालुक्यास अब पूरे एरिया में कब्जा करे हुए ये चालुक्यास, लेकिन चालुक्यास ने अपना एक एरिया दे दिया, चालुक्या ऑफ वेंगी बन गया, एक इधर वाला चालुक्यास ऑफ बदामी बन गया। तो हमको बेसिकली चालुक्यास और पल्लवास, इनके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में स्टडी करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, यानी कि सोसाइटी कैसी थी। फिर हम देखेंगे डिमांड्स ऑन द पीजेंट्री, मतलब कैसे इकोनॉमी चल रही थी, ये सब चीजें डिस्कस करनी, छोटी छोटी चीजें। तो कोई बहुत ज्यादा ऐसे टिपिकल चैप्टर यहां पर नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया स्टेट्स ऑफ द डेक्कन एंड साउथ इंडिया कौन कौन सी थी, वो मैंने अभी आपको यहां पर डिस्कस किया, सारे नाम मैंने आपको बताए, और भी इनके बारे में आपको बताता हूं, लेकिन आई होप इतना आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। अब जरा देखिए डिफरेंसेस क्या थे। याद करिए, जब मैं आपको 300 BC से 300 AD कहानी बता रहा था, यानी कि जितने चैप्टर हमने पढ़ लिए वो इस पीरियड के हो गए, 300 BC से 300 AD या 200 BC से 300 AD। हमने क्या किया, हमने चैप्टर नंबर 19 पढ़ा था उसमें, याद करिए, आर एस शर्मा किताब। और किताब में क्या था चैप्टर, क्राफ्ट, ट्रेड्स एंड टाउन्स। हमने देखा था कि इस पीरियड में क्राफ्ट बहुत फ्लरिश करता है, हमने देखा था ट्रेड बहुत हो रहा था, हमने देखा था नए नए टाउन सेटलमेंट हो रहे हैं, हमने देखा करेंसी सिस्टम बड़ा तगड़ा चल रहा है। ये देखिए यहां पर आप, क्राफ्ट बहुत था, ट्रेड हो रहा था। ट्रेड भी किससे, ऐसा नहीं हल्का फुल्का, रोमन्स के साथ ट्रेड हो रहा था, है ना, बिकॉज पोर्ट सिटीज हमारे पास थे, जैसे कि देखिए ब्रोच, सुपाड़ा, ये सब कोस्टल टाउन्स थे, अरिकामेडू, इन सबसे ट्रेड हो रहा था, ठीक है। तो क्राफ्ट बढ़ रहा था, ट्रेड बढ़ रहा था, टाउन्स बढ़ रहे थे, कॉइन्स बढ़ रहे थे, बिजनेस होना है, ट्रेड होना है, ये सब डेवलपमेंट हुआ। बात समझ में आ गई? ये उस वक्त हो रहा था, तो करेंसी बढ़ रही थी। बट आफ्टर 300 AD अब क्या चेंजेस देखने को मिला, ट्रेड एंड टाउन्स डिक्लाइन कर गए, ठीक है। क्यों, बड़ी बात थी, क्यों? इसका आंसर किसमें है, इसका आंसर याद करिए, गुप्ता पीरियड जब आप पढ़ रहे हो तो हमने गुप्ता पीरियड में डिस्कस, अभी देखो पढ़ चुके हैं हम लोग, गुप्ता पीरियड इस पीरियड में आ रहा है, प्री गुप्ता पीरियड इस पीरियड में आ रहा है, पढ़ चुके हो। नाउ वी आर एनालाइजिंग। बेटा इसको बना लेना, ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा कहीं, एनसीईआरटी में आपको बुनना पड़ेगा, हाँ पॉइंट उठाने पड़ेंगे, हाँ यहां कुछ लिखा है, यहां कुछ लिखा है, यहां कुछ लिखा है। क्या फर्क आया, ट्रेड्स एंड टाउन्स डिक्लाइन कर गए,
क्यों? क्योंकि गुप्ता पीरियड मैंने बताया आपको लैंड ग्रांट्स बहुत होता था, बहुत ज्यादा लैंड ग्रांट दी जाती थी, ठीक है। और जब लैंड ग्रांट दी गई तो जाहिर सी बात है कि लैंड ग्रांट कर दी गई। अब लैंड ग्रांट करने से क्या हुआ? किसको दी गई? ब्राह्मणों को दी गई। इससे क्या होता था? प्रेस्टीज उनकी हाई हो जाती थी। और जब ब्राह्मणों को दी गई तो उनसे कहा गया कि आप कल्टीवेशन करिए। मोर लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। जब ज्यादा लैंड अंडर कल्टीवेशन आई, इसका मतलब अब जो इस पीरियड में इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो गई, एग्रेरियन इकोनॉमी हो गई। एग्रेरियन इकोनॉमी। यहां पर इकोनॉमी कैसी है? ट्रेड बेस्ड। इकोनॉमी इज ट्रेड बेस्ड। व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी। बट इन दिस पीरियड यू विल सी ट्रेड डिक्लाइन हो गया। रीजन? लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स। पॉइंट इज क्लियर? दोनों का फर्क दिख रहा है। और इकोनॉमी कैसी हो गई? एग्रेरियन हो गई। अब देखिए कहां जा रही है चीजें। एक टाइम पे महाजनपदों के पीरियड में एग्रेरियन इकोनॉमी देखने को मिलती थी हमको। We saw the agrarian economy in the later Vedic period कि agriculture was now, economy was now agricultural। लेकिन फिर आगे चीजें डेवलप होती गई, चीजें मॉडर्नाइज होती गई, एंड नाउ अगेन कमिंग बैक टू एग्रेरियन इकोनॉमी। क्लियर हो गया पॉइंट? दूसरा देखिए यहां पर रिलीजन। इस पीरियड में रिलीजन क्या था? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मेनली, डोमिनेंटली। हमने देखा इस पीरियड में बहुत सारे, हमने देखा, हमने अशोका को देखा रिलीजन। बट इन दिस पीरियड व्हेन यू कम टू गुप्ता पीरियड या फिर 300 एडी के आगे जाओगे, रिलीजन वाज ब्राह्मणिज्म। जैनिज्म बुद्धिज्म को अभी भी मानते थे, डोनेशंस वर गिवन टू देम, अभी भी डोनेशंस देते थे, लेकिन ब्राह्मणिज्म वाज द मेन डोमिनेंट वंस। फर्क दोनों फेजेस में, डिफरेंसेस देखिए आप दोनों फेजेस में, ठीक है। देन आर्किटेक्चर कैसा था? डीप साउथ में आर्किटेक्चर यहां पर मेगालिथ, याद करिए मेगालिथ टूल्स, मेगालिथ का बरियल्स बनते थे, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके लोगों को घर बनाए जा रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मेगालिथ्स साउथ इंडिया में। बट यहां पर अब देखिए क्या हो रहा है, 300 एडी के बाद यू विल सी टेंपल आर्किटेक्चर कमिंग अप इन साउथ इंडिया। अभी आगे बताऊंगा मैं, महाबलीपुरम, शोर टेंपल, ये सब कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स हुए, अभी आगे डिस्कस करेंगे इसको हम लोग। देन लैंग्वेज वाज हियर प्राकृत। प्राकृत वाज द लैंग्वेज यूज्ड, लेकिन यहां पर संस्कृत बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों फेजेस में क्या डिफरेंस था ये मैं आपको यहां बता रहा हूं। ये दोनों फेजेस का डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग। ये तो पूरा पढ़ ही चुके हैं, आज तक जितना हमने चैप्टर पढ़े, 23 चैप्टर पढ़ लिए, वो सब इसके ऊपर था। ये उसका क्रक्स है। धीमे धीमे चीजें डेवलप हुई, वो यहां तक पहुंच गई थी। बट दिस, व्हाई दिस चेंज? सवाल यही है। यहां तक तो चल रहा था, बट व्हाई दिस चेंज? ये चेंज हुआ क्यों? सबसे बड़ी बात, लैंड ग्रांट्स। आपने लैंड दे दी अंडर कल्टीवेशन ब्राह्मणों को, और आपने सारे राइट दे दिए उनको कि आप ही ओनर हो गए, आप ही सब चीजें हो गए, आप ही इस पे कल्टीवेशन करो, आप ही सब चीजें करो। बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दिस, मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, मोर लैंड का मतलब एग्रेरियन इकोनॉमी। और यहां से चीजें जो अभी तक हो रही थी वो सब यहां पर होना रेस्ट आ गई, रुक गई। रिलीजन, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। अब आइए, अब कंटेम्पररीज देखते हैं हम लोग कि पल्लवास के कंटेम्पररीज कौन थे। पल्लवास कहां रूल कर रहे हैं? टोंडाई मंडलम। इन्होंने कैपिटल अपनी क्या बना ली? कांचीपुरम को, ठीक है। कांची वाज द कैपिटल, जिसको कांचीपुरम भी कहते हैं। तो पल्लवास का मेन सिनेरियो यहां पर अब शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, पिक्चर दिमाग में बनाइए। सातवाहना कहां पर है? आपको क्लियर होना चाहिए। लोकेशन ऑन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न एरिया, जो महाराष्ट्र का एरिया है, जो वेस्टर्न ए पार्ट है, वो वाला सातवाहन थे। सातवाहन के बाद जो आए वो आए वाकाटका, लेकिन सातवाहन के फ्यूडिटरी कौन थे? पल्लवास थे, जो एकदम ईस्टर्न कोस्ट पे थे, ठीक है ना, पल्लवास। और वो टोंडाई मंडलम के एरिया में थे। जब सातवाहनों का रूल खत्म हुआ, वाकाटकास आए, तो पल्लवास ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब पल्लवास का वो फेज खत्म हुआ, अब पल्लवास अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कालभरास का रूल आ जाएगा, और कालभरास जो है वो पल्लवास को भी कैप्चर कर लेते हैं कुछ, लेकिन ये ऐसा नहीं कि परमानेंटली कर लिया, कुछ टाइम के लिए हुआ, 250 साल। दे वर लुकिंग फॉर अ मोमेंट, कैसे जब मौका मिलेगा हम खदेड़ देंगे इन लोगों को, वो आगे होगा। तो व्हाट वर द कंटेम्पररीज? कदम्बाज। फाउंडर वाज मयूरा शर्मन। कहां रूल कर रहे थे कदम्बाज? नॉर्थ कर्नाटका में। सिमिलरली हम गंगास की बात करेंगे तो गंगा ऑफ माइसोर,
कहां पर था ये? साउथ कर्नाटका। ये कहां पर है? नॉर्थ कर्नाटका। ये कहां पर है? साउथ कर्नाटका। इन्हीं को हम वेस्टर्न गंगास कहते हैं। वेस्टर्न गंगा क्यों? ईस्टर्न गंगा क्यों नहीं? क्योंकि ईस्टर्न गंगा एरिया था, जो ईस्टर्न गंगास जो थे वो कलिंग में रूल कर रहे थे। और यहां पर कोलार एरिया है जहां से बहुत गोल्ड निकलता है। दैट इज वाई दिस डायनेस्टी वॉज पावरफुल हो सकती थी, गोल्ड मिल रहा है। ठीक है। देन कालभराज, कालभरा के बारे में बताया मैंने ना। कालभराज डीप साउथ में, जहां पर चोला चेरा पांड्यास थे। अगेन इन्होंने इंप्रिजन कर लिया, कालभराज ने चोला चेरा पांड्यास के राजा को इंप्रिजन कर लिया, पकड़ लिया, और पल्लवास को भी पकड़ लिया, इंप्रिजन। ठीक है। एंड कालभराज ने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी, जो ब्रह्मदेय राइट्स होते हैं, जो राइट्स ब्राह्मणों को दे दिए जाते हैं, उसको एंड कर दिया था। ये ब्रह्मदेय राइट्स को एंड कर दिया था कालभराज ने। और साथ में कंटेम्प्रेरी और थे चालुक्याज ऑफ बादामी, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पल्लवास के ये सारे कंटेम्प्रेरीज थे जो उस वक्त चल रहे थे। यही सारी न्यू स्टेट्स हैं जिसके बारे में चैप्टर बात करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। बात समझ में आ गई यहां तक? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स में कौन कौन से नए नए स्टेट दिख रहे हैं आपको? कदम्बास दिख रहे हैं, मैसूर दिख रहा है, सॉरी गंगास दिख रहे हैं, चालुक्यास दिख रहे हैं, है ना, कालभराज दिख रहे हैं, पल्लवास खुद ही हैं। इस तरह से आपको चीजें देखने को मिल रही हैं। अब अलग अलग टाइम पे या उस एक साथ पैरेलली कंटेम्प्रेरी या अलग अलग टाइम पे क्या क्या चल रहा था, वो सब चीजें यहां पर डिस्कस हो रही है। चलिए अब आगे देखिए। ये चीज एक मैंने जस्ट एक चार्ट यहां पर बनाया है। देखिए क्या मौर्यास थे, मौर्यास के बाद सातवाहन थे, है ना। मौर्यास का भी एक, जैसे मौर्यास के कई सारे पार्ट्स थे। मौर्यास बहुत बड़ा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्यास का, याद करिए, है ना। मौर्यास क्या थे? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था इनका। बहुत बड़े एरिया पे रूल कर रहे थे मौर्यास, है ना। और अपने आप को इतने बड़े एरिया में रूल करने के लिए मौर्यास ने अपने आप को प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था। तब मैंने डिस्कस किया था, याद करिए, 5 प्रोविंसेस थी, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, सेंट्रल प्रोविंस, ऑल दीज मैंने आपको डिस्कस किया था, राइट। तो मैंने कहा था कि मौर्यास का कई सारे ऐसे पार्ट्स भी थे, जैसे मतलब उनके साथ वाले टेरिटरीज भी थे। जैसे फॉर एग्जांपल कलिंग भी एक हिस्सा था मौर्य का, सातवाहन भी एक हिस्सा था। लेकिन जब मौर्यास के रूलर वीक होना शुरू होते हैं तो सातवाहन अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो बेसिकली सातवाहन वे द फ्यूडिटरीज ऑफ मौर्यास। और जब सातवाहन रूल कर रहे हैं तो सातवाहन की बात कौन आते हैं? वाकाटाकास आते हैं। लेकिन सातवाहन के फ्यूडिटरी कौन होते हैं? पल्लवास होते हैं, एकदम ईस्टर्न कोस्ट पे, ये टोंडाई मंडलम में होते हैं, याद करिए। और जो गुप्ताज होते हैं, गुप्ता के फ्यूडिटरी होते हैं वाकाटाकास। देखो इसके बाद आए वाकाटाका, ठीक है। लेकिन वही है, गुप्ता जब एक्सपैंड किए, वाकाटाका को कब्जा लिए। याद करिए पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी, किस प्रकार से वाकाटाका बन जाता है, शादी करा देते हैं अपनी बेटी की, फिर वहां का रूलर, वाकाटाका का रूलर मर जाता है, तो इनडायरेक्टली वाकाटाका रूल गुप्तास के अंडर आ जाता है। ये पूरी कहानी हमने डिस्कस करी है बेटा, पूरी कहानी, ठीक है। देन ये तो मैंने, ये देखो, ये जो ग्रीन से बना हुआ है, ये वो पूरा एरिया है चालुक्यास का। अब चालुक्या के पिंक से मैंने बाइफर्केशन किया है, तो ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया चालुक्या और वेंगी, भाइयों को दे दिया आपने, वेंगी में कैपिटल बनाई, और ये वाला कैपिटल बनाई बादामी में, जिसको वतापी भी कहते हैं। तो चालुक्या और वतापी हो गया। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। पल्लवास यहाँ पर रूल कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर चोला चेरा पांड्या भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कालभराज इन सबको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। आई होप इतनी कहानी यहाँ क्लियर है। तो देखिए ये लिखा हुआ है नॉर्दर्न महाराष्ट्र एंड विदर्भ में, इन नॉर्दर्न महाराष्ट्र एंड विदर्भ, जो आप समझ रहे हैं आज का, सातवाहन्स वर सक्सीडेड बाय वाकाटाकास। ये बात क्लियर हो चुकी है एकदम। वाकाटाकास who were also Brahmins issued copper plate grants to Brahmanas। अब ये भी वही काम कर रहे थे। क्या कर रहे हैं ये? कॉपर प्लेट लैंड ग्रांट्स दे रहे हैं किसको? ब्राह्मणास को। यही तो गुप्ता कर रहे थे। अल्टीमेटली दे द फ्यूडिटरीज आल्सो, ठीक है। चैंपियंस ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन, वाकाटाका has performed numerous वैदिक sacrifices। वाकाटाका भी वैदिक सैक्रिफाइस कर रहे थे। प्लेड अ रोल इन सपोर्टिंग चंद्रगुप्त II's कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात एंड वेस्टर्न इंडिया इन द 4th century। ठीक है, ये इतना पॉइंट इतना वो नहीं है, पर यहां तक कहानी होपफुली आपको क्लियर हो गई होगा। ये डायग्राम भी आपके सामने है। यहां पर देखिए ये वाकाटाकास है, ये कदम्बाज है, यहां पर आपको वेस्टर्न गंगा दिख रहे हैं, ये कालभरास का रूल है, एंड हियर यू कैन सी पल्लवास। इस प्रकार से यहां पर चीजें जो है वो चल रही थी। अब वापस से हम आते हैं और इस हम डायग्राम को वापस से देखते हैं और अब इसको हम समझना शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ये वाली चीज मैं पहले आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए जरा ये वाली चीज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ये तो आपको समझ लिया, डेक्कन सातवाहना वाला लाइन्स क्लियर हो गई, और ये वाली लाइन भी क्लियर हो गई। ये जो लाइन बताई है मैंने, संगम एज, कालभराज और पल्लवास, ठीक है। अब जरा यहाँ पर गौर समझिएगा, अब मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरा देखिए, मैंने आपसे कहा कि पल्लवा के जो रूलर्स हैं वो 3 फेजेस में एक तरह से रूल करते हैं, है ना। 3 फेजेस में रूल करते हैं। हम थर्ड लाइन को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं और खोलते हैं, समझते हैं इस थर्ड लाइन को और अच्छे समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले फेज में पल्लवास एक फ्यूडिटरी की तरह काम कर रहे थे,
फ्यूनिटरीज की तरह थे सातवाहनों के। फिर सेकंड फेज तब आया जब कालभराज भी थे उस वक्त, बट कालभराज ने कंप्लीटली एक तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया, या कालभराज फुल्ली एकदम ऐसा नहीं आ गया कि हाँ एकदम ऐसा हो गया कि अनडिफीटेड, ठीक है। वो भी, ये लोग भी मौका ढूंढ रहे थे, बस कभी भी पल्लवाज भी मौका ढूंढ रहे थे, मौका मिल जाए बस एकदम इनको भगा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग फेजेस में पल्लवास के कौन कौन से रूलर्स थे, इनके बारे में आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया। मैं बियॉन्ड एनसीईआरटी कहीं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस किया, सब चीजें इतनी बता दी, सब एनसीईआरटी में। जरा देखिए यहाँ पर, अब देखिए सबसे पहले मैं हम शुरू करता हूँ 250 एडी में पल्लवास की बात कर रहे हैं। 220 एडी में सातवाहनों का रूल खत्म होता है, ठीक है, और सातवाहनों के टाइम पे पल्लवास जो है वो फ्यूनिटरीज थे। तो 250 एडी से लेकर 350 एडी के पीरियड को हम लोग फर्स्ट फेज ऑफ कहते हैं का ऑफ पल्लवा रूलर्स। इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट रूलर देखने को मिलते हैं, एक आपको मिलता है शिव स्कंदवर्मन, ठीक है, और दूसरा आपको देखने को मिलता है विजय स्कंदवर्मन। ये दो रूलर्स हैं जो फर्स्ट फेज में पल्लवा के इंपॉर्टेंट रूलर्स यहाँ पर आते हैं, इससे और कुछ आपको ध्यान नहीं रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट देखिएगा 350 एडी से लेकर 550 एडी तक। अब ये वही टाइम है जब कालभराज भी यहां पर रूल कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर कौन है उस वक्त? विष्णु गोपा, वेरी इंपॉर्टेंट, विष्णु गोपा। ये वही रूलर हैं जिनको समुद्रगुप्त ने हरा दिया था जब समुद्रगुप्त का दक्षिण एक्सपेडिशन हुआ था। याद करिए जब मैंने आपको समुद्रगुप्त पढ़ाया था तो वहां बताया था कि जब उसका दक्षिण एक्सपेडिशन होता है तो वहां पर विष्णु गोपा को हराते हैं, और ये बात लिखी थी हरिसेन ने, जो उनका कोर्ट पोएट थे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे। दक्षिणापथ में दक्षिण एक्सपेडिशन क्या हुआ था, तो विष्णु गोपा के बारे में इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में अशोका में लिखा है। हरिसेन जिनके कोर्ट थे उन्होंने लिखा था कि भाई समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण एक्सपेडिशन किया तो विष्णु गोपा को हराया था, तो उस वक्त यहां पर विष्णु गोपा थे। आई थिंक ये बात यहां पर क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये चीज यहां मेंशन थी कि पल्लवा रूलर विष्णु गोपा वाज डिफीटेड, ये बात हरिसेन जिनके कोर्ट पोएट थे उन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका में इस बात को मेंशन किया था, ठीक है। उसके बाद 550 एडी के बाद, अब जब कालभराज का रूल चल रहा था, 550 एडी में एंड हुआ। एंड किसने किया? एंड जो किया वो किया पल्लवा के रूलर सिम्हा विष्णु ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिम्हा विष्णु ने कालभराज को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। 550 एडी में ये चीज यहां पर होता है, सिम्हा विष्णु डिस्ट्रॉयड द कालभराज, ठीक है। एंड साथ में अब पल्लवास के रूलर हैं, इन्होंने चोलास को बढ़ा दिया, तो अपना एक्सपेंशन कर लिया टेरिटरी का। चोलास ऑल्सो रिपीटेड एंड एक्सटेंडेड द टेरिटरी टिल द कावेरी रिवर, यानी कि अब पल्लवास स्ट्रांग होना शुरू हो रहे हैं। पल्लवास ने अपनी टेरिटरी को और कब्जा लिया और बड़ा कर लिया, ठीक है। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो सिम्हावर्मन जो है या सिम्हा विष्णु जिनको बोला जाता है, तो उन्होंने कालभराज के इस रूल को यहां पर एंड किया। थर्ड फेज में ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे जो आपको यहां याद रखना है। तो ये मैंने दिखाया हुआ है, जहां पर पहले ये रूलर्स इस तरह से थे। तो यहां पर क्या हुआ, पहले संगमेश चल रहा था, चोला चेरा पांड्या, उसके बाद कालभराज का रूल आया, वो भी खत्म हो गया। फिर सिम्हा विष्णु ने, जो पल्लवास के रूलर थे, इन्होंने यहाँ कालभराज को हरा के, ऑब्वियस सी बात है ये पूरे एरिया कब्जा लेंगे वो, और चोलास को भी यहां पर डिफीट कर दिया। दिस वॉज द वे किस तरह से यहां पर पल्लवास इस एरिया में स्ट्रांग होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। आई होप यहां तक बात समझ में आपको आ गई। ये सब चीजें लिख चुका हूं, संगमेश खत्म होती है, कालभराज रूल करना शुरू करते हैं, सब बता दिया मैंने। सातवाहन के बाद वाकाटाका आते हैं, अगेन अगेन वो चीज रिपीट हो रही है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। सातवाहन के बाद वाकाटाका आते हैं, और वाकाटाका में बताया उसका चालुक्य आएंगे, चालुक्य में भी कौन? बादामी और वेंगी। आई होप ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर जो मैंने स्लाइड में बताया कि पल्लवास के जो रूलर्स थे उनके 3 फेजेस थे। एक वो फेज जब वो सातवाहन की फ्यूडिटरी की तरह थे, एक वो फेज जब कालभराज का रूल चल रहा था, और एक वो फेज जब वो अपने आप को फुल्ली इंडिपेंडेंट एकदम करके वो यहां पर आगे बढ़ते हैं और स्ट्रॉन्ग किंगडम बढ़ जाता है, जब वो कालभराज को हरा देते हैं, चोलास को भी हरा देते हैं पल्लवास। अब पल्लवास आप समझ सकते हो कि अगर इतना कर रहे हैं तो दे आर वेरी पावरफुल नाउ। और पल्लवास का कॉन्फ्लिक्ट अब चालुक्यास के साथ होगा, जो अगेन वाकाटाका के एरिया पे रूल कर रहे थे। ये बड़ा यहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम अब जब मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में जो हेडिंग है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ चालुक्य एंड पल्लवा, उसके अंडर जितना भी दिया गया है उस टॉपिक में, वो मैंने आपको एक स्लाइड में यहां पर कवर कर दिया है। इस कहानी को बड़ा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आप चालुक्य के रूलर्स को यहां पर देख लीजिए। चालुक्य के रूलर की शुरुआत होती है पुलकेशिन 1 से, ठीक है, हु वाज द फाउंडर। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो है पुलकेशिन 2। फिर उसके बाद आते हैं विक्रमादित्य, एंड देन लास्ट रूलर इज कीर्तिवर्मन, जो मैं बता चुका हूं आपके उस बारे में। ये देखिए यहां बताया था मैंने, कीर्तिवर्मन, ठीक है ना। तो ये चालुक्यास के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे। चालुक्य स्टार्ट होगा यहाँ पर पुलकेशिन 1 से, देन पुलकेशिन 2, है ना। फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको बताया विक्रमादित्य, एंड देन कीर्तिवर्मन 2, ठीक है, लास्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स, ठीक है, लास्ट चालुक्य रूलर्स। और उसके बाद दांती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो करते हैं। क्लियर है। तो ये 4 यहाँ पर रूलर आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जब हम पल्लवा के रूलर की बात करेंगे तो मैंने बताया 550 एडी में सिम्हा विष्णु ने क्या किया,
कालभरास को फुल्ली हरा दिया, तो यहाँ पर पहले राजा कौन हो गए? सिम्हाविष्णु हो गए। स्टार्टिंग किससे किया था? शिव स्कंद वर्मन और और क्या दूसरा नाम? विजय स्कंद वर्मन। ये दो थे फर्स्ट फेज पल्लवा रूलर्स। सेकंड फेज ऑफ पल्लवा रूलर्स विष्णु गोपा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जिसको समुद्रगुप्त ने हराया था, ठीक है। और थर्ड फेज में हम कौन कौन रूलर की बात कर रहे हैं वो ये लिखा हो। पहला है सिम्हाविष्णु जिन्होंने कालभरास को हराया। उसके बाद यू विल सी महेंद्र वर्मन वन, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है नरसिम्हा वर्मन वन जो उनके लड़के थे। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है परमेश्वर वर्मन। फिर उसके बाद दिख रहा है नरसिम्हा वर्मन टू जिनको अब राजसिम्हा भी कहते हैं। फिर हम कहते हैं नंदी वर्मन टू। ये है रूलर्स पल्लवास के, बस ये नाम याद रखो। सिम्हा विष्णु, महेंद्र वर्मन वन, फिर उसके बाद नरसिम्हा वर्मन, फिर उसके बाद परमेश्वर वर्मन, फिर उसके बाद नरसिम्हा वर्मन टू, ठीक है, एंड देन नंदी वर्मन टू। अब इन दोनों राजाओं के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को यहां पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, मैंने कहा ना चालुक्य पल्लवास का कॉन्फ्लिक्ट है, तो एक तरफ चालुक्य एक तरफ पल्लवास। अब इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्लियर है, एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दिया है, देख लीजिए। चलिए देखिए यहां पर सबसे पहले फाउंडर पुलकेशन वन थे, ठीक है। अब उसके बाद पुलकेशन टू की बात कर रहे हैं। नाउ ये हमने पढ़ा था हर्ष के टाइम, हर्ष के वाले चैप्टर में, हर्षवर्धन के चैप्टर में, कि हर्षवर्धन ने पुलकेशन टू पे अटैक करना चाहा, या फिर उसने साउथ का एक्सपीडिशन करना चाहा, लेकिन वो नहीं कर पाया। उसका साउथ में एक्सपीडिशन करने का जो ड्रीम था वो फुलफिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस जगह पुलकेशन टू था, और पुलकेशन टू हरा देता है नर्मदा रिवर पे, है ना, और वहीं बाउंड्री बन जाती है दोनों राजाओं के बीच की। यानी डिसाइड हो गया कि हर्षवर्धन की बाउंड्री स्टिल नर्मदा और नीचे पुलकेशन टू की बाउंड्रीज है, टेरिटरीज है। ये डिसाइड हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो ये हुआ कहां पर? ये हुआ नर्मदे नदी किनारे। और ह्यूनसांग जो पहले हर्षवर्धन के टेरिटरीज में थे, जब उनको पता चला कि भाई पुलकेशन टू ने हरा दिया है हर्षवर्धन को, तो ह्यूनसांग चले आए यहां पर पुलकेशन टू के पास। इनके बारे में जानने लगे कि अच्छा यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर क्या हुआ? पुलकेशन टू ने जब इतना हरा दिया उसको, हर्षवर्धन को, तो पुलकेशन टू और ज्यादा वो हो गए, अरे मुझो बताओ आ गया भाई कि हमने हरा दिया। पुलकेशन टू ने फिर उसके बाद अटैक किया, हमला किया महेंद्र वर्मन वन पे। महेंद्र वर्मन वन जो है वो एक आर्टिस्ट इंसान था, ज्यादा लड़ाई वड़ाई जानता नहीं था। इन्होंने अटैक कर दिया पुलकेशन टू ने किस पे? महेंद्र वर्मन वन पे, जो कि पल्लवा रूलर थे। बात समझना, बात समझ करा। तो बैटल कौन सी थी है जो अटैक किया गया? इसको बोलते हैं बैटल ऑफ पुलालूर, और हमको इसके बारे में पुलालूर इंस्क्रिप्शन में पता चलता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है कि यहां तक बात? ये बात समझ में आ गया। पुलकेशन टू अटैक्ड महेंद्र वर्मन वन, जब अटैक किया पुलकेशन टू वन जीत गए, और इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ पुलालूर। महेंद्र वर्मन को वन को हरा दिया। महेंद्र वर्मन वन को जब हराया तो उनके लड़के नरसिम्हा वर्मन वन ये अपने बाप की हार का बदला लेने के लिए उत्सुक थे। तो नरसिम्हा वर्मन वन ने अब अटैक कर दिया किसके ऊपर? पुलकेशन टू के ऊपर। यहां अटैक किया पुलकेशन, भाई बाप के हार का बदला तो लेना ही है ना। तो नरसिम्हा वर्मन ने अटैक किया पुलकेशन टू को, और इसमें नरसिम्हा वर्मन जीत जाते हैं। और ये जो यहां पर ये जो लड़ाई हुई ये वाली, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ मणिमंगलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट कर लीजिए, बना लीजिए इन चीजों को। बात समझ में आ रही है? नरसिम्हा वर्मन वन ने हरा दिया पुलकेशन टू को इन द बैटल ऑफ मणिमंगलम। क्लियर हो रहा है? पहला है बैटल ऑफ पुलालूर, जिसमें पुलकेशन टू ने हराया था महेंद्र वर्मन को, महेंद्र वर्मन वन पल्लवा रूलर और ये चालुक्य रूलर, ठीक है। और जब ऐसा ये हार गए तो भाई इनके लड़के नरसिम्हा वर्मन को अपने बाप की हार का बदला लेना था, और नरसिम्हा वर्मन जब अटैक करते हैं पुलकेशन टू पे, तो इन दी बैटल ऑफ मणिमंगलम वो पुलकेशन टू को हरा देते हैं। ह्यूनसांग को पता चला रे पुलकेशन टू भी हार गए, तो ह्यूनसांग भाई यहां पहुंच गए अपने, इनके बारे में लिख लेंगे किताब में, फिर अकाउंट देंगे अपने ह्यूनसांग। तो ह्यूनसांग के अकाउंट से हमको पता चलता रहता है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, ये एक चीज थी। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये बारह बैटल जो हो रही थी, पहले यहां से अटैक हुआ फिर वहां से हुआ, दिस स्टिल नॉट एंडेड, और इसके बाद भी अटैक चलता रहा। विक्रमादित्य ने अटैक कर दिया किस पे? अटैक कर दिया परमेश्वर वर्मन पे। ये अटैक होता रहा, ये अटैक चलता रहा। आप देखोगे ये सब हमको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ चल रही है ना, ये वाली लड़ाई हुई कि पुलकेशन टू ने अटैक किया महेंद्र वर्मन को, तो हमको ये बैटल ऑफ पुलालूर से पता चल रहा है। बट उसके अलावा अहियोल इंस्क्रिप्शन, हर्ष डिफीट हुआ, पल्लवास को पल्लास, कदम्बास, गंगास ऑफ मैसूर, ये सब के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन कौन कैसे कैसे यहाँ पर लड़ाई और उनके बीच के डिफीट यहाँ पर होती रही।
क्लियर है? तो ये चीज यहाँ क्लियर हो गई। अब इसके बाद परमेश्वर वर्मन के बाद नरसिम्हा वर्मन 2 का रूल आया। इनका रूल बड़ा ही यहाँ पर पीसफुल रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर रह गया है, ये मैंने अच्छा बता दिया ऑलरेडी। बैटल ऑफ मणिमंगलम में पुलकेशन और नरसिम्हा वर्मन की लड़ाई हुई, नरसिम्हा वर्मन जीत गए, पुलकेशन 2 यहाँ पर हार गए। ठीक है, तो ये था। फिर उसके बाद नरसिम्हा वर्मन 2, इनका जो टाइम था बड़ा पीसफुल था, है ना। राजसिम्हा 2, राजसिम्हा भी बोलते हैं इनको। उसके बाद नंदी वर्मन 2 आए, और इधर आप देख रहे हो तो इट इज कीर्ति वर्मन 2, लास्ट चालुक्य रूलर। और लास्ट चालुक्य रूलर के बाद वहां दांती दुर्ग जो है वो राजपूत डायनेस्टी यहाँ पर फॉर्म करते हैं। तो ये है पूरा यहाँ पर रूलर्स ऑफ पल्लवास एंड चालुक्यस और उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट। यही कॉन्फ्लिक्ट को आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां पर मैं आपको इन रूलर्स के थ्रू मैं इनके आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताता हूं, मैं आपको इनके सोसाइटी के बारे में बताता हूं, ये सब चीजें आपको डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको महेंद्र वर्मन 1 के बारे में वहां बताता हूं। अब जरा देखिए, पहले तो ये चीज बैटल ऑफ मणिमंगलम, इसके आउटकम्स को भी आप नोट कर लीजिए, आपके नोट्स बना के लेके आया हूं। पुलकेशन 2 को हरा दिया गया, ठीक है ना। मणिमंगलम, मणिमंगलम मतलब क्या हुआ, नरसिम्हा वर्मन इनके बेटे ने, ठीक है ना, और वो क्या किया, अटैक कर दिया पुलकेशन 2 को, और बैटल ऑफ मणिमंगलम में हरा दिया गया। ठीक है, एक चीज तो ये नोट करनी है आपको। चालुक्य कैपिटल वतापी को कैप्चर कर लिया किसने, नरसिम्हा वर्मन 1 ने। ध्यान रखना भाई, ऑब्वियस सी बात है ना, बैटल ऑफ मणिमंगलम हुआ, मणिमंगलम में नरसिम्हा वर्मन ने अटैक किया पुलकेशन 2 पे बाप के हार के बदला लेने के लिए, और उसने वतापी को कैप्चर कर लिया। जब कैप्चर कर लिया और उसने क्या किया, चालुक्य कैपिटल जो थी वतापी थी, वतापी को कैप्चर किया एंड डिस्ट्रॉयड बाय पल्लवास, और पूरी कैपिटल को पल्लवासी कैपिटल, पल्लवास ने पूरी चालुक्यासी कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए इस राजा ने टाइटल लिया क्या, नरसिम्हा वर्मन ने टाइटल लिया क्या, वतापी कोंडा, वतापी को जीतने वाला। नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशन 2 को हराया ना, तो वतापी को डिस्ट्रॉय कर दिया कैपिटल जो उनकी थी, इसलिए वहां पर टाइटल लिया उसने वतापी कोंडा, वतापी को जीतने वाला। एंड देन ये जो हमको अब ये सब चीजें कहां लिखवाएं कि जीत गए हैं भैया, तो कुर्रम कॉपर प्लेट्स पे इस चीज को लिखवाया गया था। ये हमको यहां पर चीजें मिलती हैं। ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चालुक्यास एंड पल्लवास स्टिल डिड नॉट स्टॉप, इसके बाद भी नहीं रुकी। और मैंने आपको बता दिया कि इसके बाद क्या हुआ, चालुक्य का रूलर जो है विक्रमादित्य, वो परमेश्वर वर्मन पर अटैक कर देते हैं, अटैक परमेश्वर वर्मन एंड रीगेन द लॉस्ट टेरिटरीज एंड प्लंडर्ड कांचीपुरम। विक्रमादित्य ने अटैक कर दिया इस पे परमेश्वर वर्मन पे, और जो टेरिटरीज नरसिम्हा वर्मन ने जीत ली थी उसको वापस रीगेन कर लिया चालुक्य के रूलर ने। ठीक है, आफ्टर कीर्ति वर्मन 2, ये मैंने बता दिया, चालुक्यास और बादामी डिक्लाइन कर जाते हैं, वहां पर राजपूत डायनेस्टी एस्टैब्लिशमेंट में आती है दांती दुर्ग के द्वारा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके क्राफ्ट और आर्किटेक्चर की बात करते हैं। ऑल्दो ब्रॉडली मैं बता चुका हूं कि टेंपल आर्किटेक्चर सामने आया, लेकिन 200 बीसी से लेकर 300 एडी के बीच में हमने देखा था साउथ इंडिया में डीप, हमने देखा था मेगालिथ्स थे, हमने रिलीजन अलग देखा था, हमने लैंग्वेज अलग देखी थी, है ना। उस फेज में क्या था, लैंग्वेज वाज, हमने अलग देखा कि हाँ लैंग्वेज वाज डिफरेंट, बट इन दिस फेज में देखा लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज बिकेम संस्कृत, है ना। अब चलिए यहाँ पर हम क्राफ्ट्स की बात करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ महेंद्र वर्मन 1 की, जिस रूलर के बारे में हमने यहाँ पर अभी ये देखा, ये महेंद्र वर्मन 1। अब मैंने कहा कि महेंद्र वर्मन 1 जो है वो एक तरीके से क्या थे, वो एक आर्टिस्ट इंसान थे। अब आप एक आर्टिस्ट इंसान पे हमला करोगे तो क्या ही आपसे वो लड़ेगा, वो लड़ाई में हारना ही था उसको, तो बैटल ऑफ पोलालूर में उसको हारनी थी भाई, ठीक है, बट आर्ट में ज्यादा उसको इंटरेस्ट है। तो बेसिकली ये आर्टिस्ट थे, तो ये मतलब था, इन्होंने टाइटल क्या लिया, चित्रकार पुली, आप लिखिए इसको, ये टाइटल उन्होंने लिया। ठीक है, इसके अलावा ये मतलब ये बेसिकली आप देखोगे राइटर भी थे, और यहां पर इवन यू सी संस्कृत प्ले, नाम क्या इसका, मत्तविलास परिहासना, इसके बारे में आपको यहां पर समझ में इस पीरियड में देखने को आता है। इसके अलावा ये एक म्यूजिशियन भी थे, है ना, और एक म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन भी सामने आता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कुदी मिलाई, ठीक है ना। ये इंस्क्रिप्शन सामने आता है, एंड एक ग्रेट म्यूजिशियन थे रुद्राचार्य, इनके बारे में यहां पर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये भी चीज पता चलती है कि ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस। देन ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ टेम्पल्स ऑल्सो। साथ में उन्होंने एक और टाइटल लिया, जिसको बोलते हैं इनको चित्ताकारी, ये भी टाइटल इन्होंने लिया। ठीक है ना, इसके अलावा देखिए टेम्पल्स बनाए, यहां पर आप दिख रहा है मंडगा पट्टू, ठीक है, मंडगा पट्टू इंस्क्रिप्शन से पता चलता है हमको, महेंद्र वर्मन ने यहाँ पर क्या, विचित्र चित्र, ये टाइटल लिया। टेम्पल्स, है ना, ये सब मॉर्टर ब्रिक से बने हुए हैं, राइट, और ये टेम्पल्स थे जो लॉर्ड शिव और लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड थे। यहीं से अलवार्स और न्यानर्स की कहां बात आती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें सामने आई,
क्लियर है? तो बेसिकली हम महेंद्र वर्मन के बारे में बात कर रहे हैं क्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में। तो क्राफ्ट में पहले तो एक तो पता होना चाहिए कि आर्टिस्ट थे, और टाइटल क्या लिया उन्होंने, चित्रकला पुली, ठीक है, ये टाइटल लिया उन्होंने। इसके अलावा हमने कहा कि राइटर, संस्कृत प्ले भी सामने आया। फिर उसके बाद हमने देखा कि म्यूजिशियन भी थे, है ना। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि ये म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन है जिसको बोलते हैं कुदू मियां मलाई, ठीक है, वो हमको पता चलता है उससे कि ग्रेट म्यूजिशियन रुद्राचार्य भी थे उस टाइम पे, ठीक है, मतलब हमको इनके बारे में पता चलता है। देन हमने टेम्पल्स भी देखा, वो टेम्पल्स जो लॉर्ड शिव और लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। यहाँ से अलवर्स और न्यानर्स के कॉन्सेप्ट आते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक टाइटल और लिया, चित्तकारी। ये सब पॉइंटर्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, आपको इसको यहाँ पर नोट करना है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नरसिम्हा वर्मन के बारे में। अब नरसिम्हा वर्मन वन बेसिकली वही जिन्होंने अटैक किया था पुलकेशन II को इन द बैटल ऑफ मनीमंगलई, ठीक है ना। अब नरसिम्हा वर्मन के बारे में बात करेंगे तो ये रेसलर थे, इनको ममल्ला भी कहा जाता था, और इसीलिए इन्होंने एक शहर की स्थापना करी थी जिसको बोलते थे ममल्लापुरम, और बाद में इसी को हम लोग महाबलीपुरम कहने लग गए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, नरसिम्हा वर्मन ही वाज रेसलर, बहुत सारे लोगों की हड्डी पसली तोड़ चुके थे वो, ठीक है। अब उनको गुस्सा आ गया कि अच्छा तुमने मेरे बाप को वो किया, हराया है, अब मैं तुमको बताता हूं। तो ममल्ला जो है यानी कि नरसिम्हा वर्मन जो है वो निकल पड़ते हैं, पुलकेशन II को अटैक करते हैं इन द बैटल ऑफ मनीमंगलम, ठीक है, और जीत जाते हैं, राइट। तो यहां से ममल्ला इनका नाम था, एंड established a city called ममल्लापुरम, और यही बाद में महाबलीपुरम आता है। इन्होंने मोनोलिथ रथ टेम्पल्स यहाँ पर फॉर्म बनाए, कहां पर, महाबलीपुरम में। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अच्छा, अलवर्स जो लॉर्ड विष्णु को यहाँ पर मानते थे, न्यानर्स लॉर्ड शिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ नरसिम्हा वर्मन II की बात करते हैं। नरसिम्हा वर्मन II कहाँ पर आ गए, हमने ये डिस्कस किया। अब नरसिम्हा वर्मन II जिनको हम राजसिम्हा भी कहते हैं, वेरी पीसफुल टेन्योर रहा इनका। अब इनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नरसिम्हा वर्मन II की बात करेंगे तो दो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आते हैं, शोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल। शोर टेम्पल इन महाबलीपुरम और कैलाशनाथ टेम्पल इन कांचीपुरम। ये दो चीज आपको यहाँ रखनी है नरसिम्हा वर्मन II को। पैटर्न ऑफ आर्ट, फेमस संस्कृत स्कॉलर दंदिन इनके टाइम पे, एंड सेंड एम्बेसी टू चाइना। इन्होंने चाइना को भी एम्बेसी भेजी, चाइना में भी एम्बेसी भेजी अपनी, ठीक है। और फेमस संस्कृत स्कॉलर दंदिन इनके टाइम पे यहाँ पर थे। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ में इन्होंने टाइटल्स क्या लिए, इन्होंने टाइटल्स क्या लिए, शंकरा भक्त, ठीक है। फिर टाइटल क्या लिया, वैद्य विद्याता विद्यावा। फिर उसके बाद अगम प्रिय। ये टाइटल्स जो है वो यहाँ पर उन्होंने लिए। ये सब क्राफ्ट का पार्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं आपको ये सब चीजें जो है एक्सप्लेन कर चुका हूं, कैसे यहाँ पर सातवाहनों का रूल था, फिर वाकाटाकास का रूल आया, फिर चालुक्यास का आया। पैरेलल आपको जब नॉर्थ जो वेस्टर्न डेक्कन के नॉर्थ वाले एरिया में आपको दिख रहा है, तो डीप साउथ में क्या चल रहा है, फार साउथ में संगमेश थी, फिर उसका कालभरास का रूल आया, फिर पल्लवास का रूल आया। ये सब मैं आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पर अच्छे से कर चुका हूँ। चलिए, अब इसको तो चाहे आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही मेरे ख्याल से बेटर तरीके से समझा चुका हूँ। तो ये सब चीज़ों में आपकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी नहीं। अब ये सब जो है ना, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इन सब के बारे में डिटेल से यहाँ पर मेंशन है। आई डोंट थिंक आपको इसकी ज़रूरत है। एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, प्राइमरी पॉलिटिकल फोकस जो है वॉज प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल बिटवीन किसके बीच में, पल्लवास ऑफ कांची एंड चालुक्यास ऑफ बादामी। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहा, फॉर व्हाट, फॉर सुप्रीमेसी। और इसी कॉन्फ्लिक्ट को मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया एक स्लाइड के अंदर, ठीक है। पांड्याज थर्ड पार्टी थे यहाँ पर, पांड्याज भी थे, और यही था मेन कि पल्लवास पांड्याज मिलकर कालभरास को उस वक्त हरा पाते हैं। ये सब चीजें होती है। तो बोथ पल्लवास एंड चालुक्यास चैंपियन ब्राह्मणिज्म, ठीक है, परफॉर्म्ड वैदिक सैक्रिफाइसेस, मेड ग्रांट्स टू ब्राह्मणिज्म। ये दोनों ही लोग ये काम कर रहे थे, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पल्लवास एंड चालुक्यास फॉर प्लंडर, फॉर प्रेस्टीज, फॉर टेरिटोरियल रिसोर्सेज। ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा। इन सब चीजों में अब मैं यहाँ पर जाके क्योंकि ये सब ना बातें वाली चीज है, बातें करने वाली, ये सब मतलब ऐसे ही डिस्कस करो, बातें करो, उन पे मजा आएगा। बट इट नॉट मोर, मतलब ज्यादा फैक्ट्स नहीं, बट बातें वाली चीजें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज डिमांड्स ऑन द पीजेंट्री। अब देखो यार, बहुत सिंपल टॉपिक है, 2-3 टॉपिक बचे हैं। एक है डिमांड्स ऑन द पीजेंट्री, एक बचा हुआ है रूरल एक्सपेंशन, और एक बचा है सोसाइटी। हमने अभी तक पूरा पल्लवा और जो चालुक्य से कॉन्फ्लिक्ट था वो समझ लिया। नए फेज में क्या चल रहा था, पुराने फेज में क्या था, ये हमने पूरा एनालिसिस कर लिया। हमने उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट देख लिया, राजा महाराजा ने कौन से टेम्पल बनाए वो देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं डिमांड्स ऑन द पीजेंट्री, यानी कि अब जब एग्रेरियन इकोनॉमी हो गई थी उस वक्त की, है ना, यानी कि चीजें एग्रीकल्चर बेस्ड चल रही थी, तो पीजेंट्री से क्या क्या डिमांड कर रहे थे राजा लोग उस वक्त के, ये चीज यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर आपको 3 स्लाइड्स मिलेंगी, 1 2 3 स्लाइड्स मिलेंगी, 4 स्लाइड्स मिलेंगी। मैं आपको यहां पर एक बार में पहले क्रक्स कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में ना एकदम क्लैरिटी आ जाए।
डिमांड्स ऑन द पीजेंट्री के टॉपिक को लेकर कि अपन को क्या इसमें यहां पर पढ़ना है। चलिए एक बार यहां पर लिख लीजिए, डिमांड्स ऑन द पीजेंट्री। क्या क्या डिमांड्स थी जो राजा जो है वो कर रहे थे पीजेंट से, ये चीज हमें समझनी है। तो पहला सवाल तो ये है कि क्यों डिमांड कर रहे थे। देखो जितनी भी वॉर हो रही थी, है ना, इतनी ज्यादा वॉरें हो रही थी, उसके अलावा आप देखोगे तो आर्ट और लिटरेचर इतना फ्लरिश कर रहा था, इसके अलावा इतना बड़ा स्टाफ था, है ना, इतना बड़ा एनॉर्मस स्टाफ था सिस्टम को चलाने के लिए, राइट, मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इतने बड़े एरिया को, इतने लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए पैसे की जरूरत थी, रिसोर्सेज की जरूरत थी, और वो रिसोर्सेज पीजेंट से मिलता। ठीक है ना। तो प्लीज यहां पर नोट कर लीजिए क्या चीज, फॉर कैरिंग ऑन क्या क्या चीजें। नंबर 1 वॉर, नंबर 2 भाई वॉर को कैरी ऑन करने के लिए, नंबर 2 उसके अलावा कल्टीवेटिंग यानी कि फ्लरिशिंग व्हाट, आर्ट, और क्या, लिटरेचर। भाई अगर आर्ट और लिटरेचर ये सब फ्लरिश करेगा तो उसके लिए भी भाई, इसको बनाने के लिए जो उनके पैट्रॉन्स होंगे, जो उनकी कोर्ट्स में काम करेंगे, उनको भी यहां पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा वॉर, कल्टीवेटिंग आर्ट एंड लिटरेचर, एंड इसके अलावा इनॉर्मस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, इनको अगर मैनेज करना है तो डेफिनेटली व्हाट यू नीड इज, यू नीड रिसोर्सेज, है ना, रिसोर्सेज इज नीडेड। ये बात मानते हो कि नहीं भाई, आपको इतना कुछ चलाना है स्टेट के अंदर तो पैसा चाहिए ना यार, रिसोर्सेज चाहिए ना। तो रिसोर्सेज कहां से आएंगे, ये रिसोर्सेज वेर प्रोवाइडेड बाय पीजेंट्स, ये रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय पीजेंट्स। ये बात समझ में आ गया। लेकिन किस तरीके से रिसोर्सेज पीजेंट्स प्रोवाइड कर रहे थे, कैसे प्रोवाइड कर रहे थे। नंबर 1 लैंड टैक्स के थ्रू, जितना प्रोड्यूस हो रहा है, दिस वाज पार्ट ऑफ प्रोड्यूस माना जाता था। ये जितना भी पार्ट ऑफ प्रोड्यूस है उसके हिसाब से लैंड टैक्स यहां पर लिया जाता था इन पीजेंट से। नंबर 2 राजा जो है इसकी जगह कुछ बेनेवलेंस भी ले सकता है। अब बेनेवलेंस का मतलब क्या हुआ, बोल दिया कि ऐसा है, एकदम मूवी याद आ रही है शोले, गब्बर सिंह, क्या दाल चावल रोटी सब्जी दो, तो वैसे ही बेनेवलेंस, यानी कि राजा यहां पर सीरियल्स मांग लेता था, सीरियल्स, गोल्ड, समझ रहे हो, देन फ्लावर, मिल्क, ये भी लोगों से मांग लिया जाता था। दिस वॉज ऑल्सो अ वे, जैसे पीजेंट जो है वो उनसे क्या क्या डिमांड होती थी, वो ये टॉपिक है डिमांड्स ऑन द पीजेंट्री। अब इसके अलावा किंग ये भी कंपेल कर सकता था विलेजर्स को कि वो फ्री ऑफ चार्ज काम करें, सामान उठाएं, यहां से वहां ले जाएं। ठीक है, प्लीज नोट, किंग could also compel to work फ्री ऑफ चार्ज काम करने के लिए कर सकता है, क्या, टू सामान उठाने के लिए, टू लिफ्ट लोड। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर आता है, फोर्स्ड लेबर भी यहां पर करने को बोल सकता है, फोर्स्ड लेबर, और उसको बोलते हैं क्या, विष्टि। क्या बोलते हैं इसको, विष्टि। तो बेसिकली हम देखेंगे कि ये सारे काम करने के लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी, है ना, पैसे की रिक्वायरमेंट थी, और वो रिसोर्सेज कहां से मिल रहे थे, पीजेंट से मिल रहे थे। कैसे, इन तरीकों से, लैंड टैक्स लिया जाता था, पीजेंट्स बेनेवलेंस के थ्रू भी ले सकते थे, सीरियल्स, गोल्ड, फ्लावर, मिल्क, ये सब। ठीक है, इसके अलावा किंग कंपेल कर सकता है कि हमारा सामान यहां से वहां उठा के ले जाओ, पैसा नहीं देंगे, फोर्स लेबर करने को बोल सकता है। इस तरह से जो है पीजेंट्स के ऊपर यहां पर डिमांड रखी जाती थी। ये तो हो गया एक सेट ऑफ तरीका। दूसरा सेट ऑफ तरीका क्या है, दूसरा सेट ऑफ तरीका क्या है कि मान लीजिए व्हेन रॉयल ऑफिसर्स जब वो गांव में आ रहे हैं, जब राजा के जो मंत्री हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जब वो आपके गांव में आ रहे हैं किसी को पनिश करने के लिए या हफ्ता वसूलने के लिए, तो उस वक्त भी पीजेंट से कुछ कुछ चीजें एक्सपेक्ट की जाती थी। जैसे उनके लिए आपको खाना खिलाना है, उनको नाश्ता करवाना है, उनका बादाम काजू खिलाइए, घोड़े और बुलक कार्ट्स, सबका इंतजाम करिए, बर्तन दीजिए। ये सारे काम भी यहां पर जो है
पीजेंट से एक्सपेक्ट किए जाते थे. सो व्हेन रॉयल ऑफिसर्स visited the rural areas, visited the rural communities, rural areas, then क्या हो रहा है? Then villagers क्या करना पड़ रहा है उनको? क्या करना पड़ रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, नंबर 1 क्या करना पड़ रहा है? विलेजर्स. नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ एनसीईआरटी में, सप्लाई बुलक्स फॉर कार्ट्स. लिखिएगा, सप्लाई बुलक्स फॉर कार्ट्स. ठीक है ना. इसके अलावा जो कुकिंग पॉट्स, ये भी प्रोवाइड करें, कुकिंग पॉट्स. इसके अलावा ठीक है, और क्या क्या चीजें, जैसे लिखा है चारकोल, ये सब चीजें करें. चारकोल भी प्रोवाइड करें, चारकोल भी प्रोवाइड करें. ये चीजें यहां पर बोली गई. ठीक है. तो एक बात यहां पर ही क्लियर हो गई कि पीजेंट्स के ऊपर एक बहुत हैवी डिमांड यहां पर रखी गई थी. इस चीज को आप यहां पर नोट कर लीजिए. ठीक है, इस चीज को यहां पर आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज. लिखिएगा, देयरफॉर heavy demand on peasants. पीजेंट्स पे यहां पर बहुत हैवी डिमांड जो है वो रखी गई थी. इस टॉपिक को क्लियर हो गया. इस टॉपिक में इतना ही दिया गया, डिमांड्स ऑफ द पीजेंट्री. जो स्लाइड लिखी गई थी उसमें 3-4 स्लाइड में था, मैंने आपको एक स्लाइड में करेक्ट कर दिया. अगला टॉपिक है रूरल एक्सपेंशन, जो इसी से लगा हुआ है. अब आप मुझे बताइए कि अगर इतना रूरल एक्सपेंशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, मैं हटा देता हूं इन चीजों को. ठीक है, अब बताइए, अगर इतना ज्यादा पैसा लिया जा रहा है एज लैंड टैक्स पीजेंट से, इसका मतलब यह है कि दे हैव द कैपेसिटी टू पे. इसका मतलब वो कैपेसिटी है उनको अंदर पे करने की, है कि नहीं. और अगर कैपेसिटी है पे करने की तो चीजें वसूली जाएंगी, तो स्टेट का एक्सपेंशन होगा. ये चीज हुआ. देखो, लैंड ग्रांट्स बहुत हो रहे थे उस वक्त के पीरियड में. मैंने आपको बताया 300 एडी के बाद लैंड ग्रांट्स गुप्ता पीरियड में देखने को मिला, है ना. ब्रह्मदेव राइट्स दे देते थे, ब्राह्मणों को जमीन दे दी. वो ब्राह्मण लैंड अंडर कल्टीवेशन ज्यादा लेके आए. लैंड अंडर कल्टीवेशन आया तो चीजें ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, ज्यादा पैसे कमाएंगे, है ना. तो इस तरह से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी. तो बेसिकली रूरल एक्सपेंशन बहुत हुआ इस पीरियड में, ग्रामीण इलाकों में एक्सपेंशन बहुत हुआ. और ये कैसे पॉसिबल है? लैंड ग्रांट्स की वजह से. ये कैसे पॉसिबल है? पीजेंट्स की वजह से, है ना. पीजेंट्स की कैपेसिटी है पे करने का. इसलिए देखो यहां पर सब पॉइंटर्स यहां पर ये लिखे हुए हैं. देखिए, किंग्स प्लेस न्यूमरस डिमांड्स ऑन द एग्रेरियन पॉपुलेशन, है ना. जैसे मैंने आपको बताया, इंडिकेटिंग द एबिलिटी ऑफ द पीजेंट्री टू पे. इसका मतलब क्या है भाई? तभी तो डिमांड रखी क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी होगी पे करने की, इसलिए रखी गई. कलेक्शन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट एन इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. और आप ये सब चीजें वसूल नहीं सकते थे भाई, लैंड टैक्स नहीं ले सकते थे. कब तक? अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो ले पाओगे, अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तभी तो ले पाओगे. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कलेक्शन तभी पॉसिबल हो सकता था जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा हो. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट कब फॉर्म होंगे? आप इमेजिन करो ना, नए स्टेट कैसे फॉर्म होंगे? जब वहां की इकोनॉमी ग्रो करेगी. और इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? जब रूरल एक्सपेंशन होगा. और रूरल एक्सपेंशन कब होगा? जब ज्यादा लैंड अंडर कल्टीवेशन आएगा. समझ रहे हो? वो चीज लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन द ट्रांस विंध्या रीजन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, यहां देखने को इस वजह से मिलता है. ये हमने पढ़ा ना, आपने चैप्टर का नाम था फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स. न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? वो ये रीजंस थे. लैंड ग्रांट वाज द मेन रीजन. आप सोचो ना, सोसाइटी में गुप्ता पीरियड के टाइम पे लैंड ग्रांट करी जा रही है. इनको भी दिया, उनको दिया, बुला बुला के दे रहे हैं, तुम भी लैंड ले लो, तुम भी लैंड ले लो. ये माहौल चल रहा है. और उस वक्त लैंड जब आ गई, उस लैंड में कल्टीवेशन हुआ, उस पर टैक्स वसूला जा रहा है. टैक्स वसूला गया, राजा है एक जगह का, वो राजा पावरफुल हुआ, नए स्टेट का फॉर्मेशन हुआ. तो अभी हमने जितने भी नए स्टेट्स देख रहे थे, वो फॉर्म कैसे हुए होंगे, वो ये तरीका है. यहां पर बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ. अब देखिए, फ्यूडेटरी, अब ये छोटे छोटे पहले राज्य रहे होंगे. ऐसा थोड़ी है कि आपको एक बार की बहुत बड़ा राज्य देखने को मिल गया. मैंने कहा ना, पल्लवाज एक टाइम पे क्या थे, बाद में क्या हुए, कदम्बाज, वेस्टर्न गंगाज, कैसे आए एग्जिस्टेंस में. तो पहले छोटे छोटे एरियाज रहे होंगे. उनके क्या होते थे? उनके फ्यूडेटरी चीफडम्स होते थे, यानी कि उनका राजा होता था. देखो लिखा है, ये टॉपिक है फ्यूडेटरी चीफडम्स के ऊपर. वो जो फ्यूडेटरीज थे, वो जमीनें जिन जिनको दी गई वो फ्यूडेटरी हो गए, और उन फ्यूडेटरी के चीफ हुआ करते थे. ठीक है ना. ये लिखा है कि ईच स्टेट हैड सेवरल फ्यूडेटरी चीफडम्स, स्मॉल स्टेट्स विद इन अ लार्ज स्टेट. छोटी स्टेट, एक लार्ज स्टेट के अंदर एक छोटी स्टेट है.
तो कई सारे चीफ होंगे उनके, ठीक है, छोटी छोटी स्टेट्स के चीफ होंगे और एक बड़े स्टेट का चीफ होगा। फ्यूडिटरी चिफडम्स रिक्वायर देयर ओन आर्मी। अब वो छोटे छोटे राज्य हैं, उनकी खुद की आर्मी होती थी, उनका खुद का टैक्सेशन सिस्टम होता था, उनकी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता था, उनका खुद का सब सपोर्ट पर्सनल चीजें होती, मतलब उनकी खुद का सपोर्ट सिस्टम होता था, ठीक है ना। अब ये धीमे धीमे ग्रो कर रहे हैं। रिसोर्सेज फॉर स्टेट्स वर ऑब्टेन फ्रॉम द रूरल बेस। अब ये स्टेट्स ग्रो कब करेंगी, जब रूरल एरिया से ये क्या मिलेंगे इनको, जब उनको रिसोर्सेज मिलेंगे, काहे के लिए, स्टेट्स के लिए, तभी तो स्टेट जो है वो क्या करेंगी, वो ग्रो करेंगी। बात समझ में आ रही है यहां तक। अब आगे देखिए, रोल ऑफ रूरल कम्युनिटीज। अब ये जो स्टेट फॉर्मेशन हुए, नए नए बने स्टेट्स, तो इसमें रूरल कम्युनिटीज का क्या रोल था। आप देख रहे हो नए नए स्टेट फॉर्मेशन हुए, कदम्बाज, गंगाज, है ना, आपने देखा ये स्टेट्स बने तो कैसे बने, उसमें रोल क्या था कम्युनिटीज का, रूरल कम्युनिटीज का, जरा वो देख लेते हैं। देखिए, प्रोलिफरेशन यानी कि फैलना, प्रोलिफरेशन ऑफ रूरल कम्युनिटीज जो है वाज एसेंशियल फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स अगर बनने थे, कई सारे स्टेट बनने थे, तो जरूरी था कि जो रूरल कम्युनिटीज है वो फैले, रादर सिकुड़ने की जगह फैले। जब फैलेंगी तभी ना स्टेट बनेगा। इन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन एग्जिस्टिंग विलेजेस, जहां विलेज एग्जिस्ट कर रहा है उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, और जहां विलेज नहीं है वहां लैंड ग्रांट करके बढ़े, ठीक है। सो इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन एग्जिस्टिंग विलेजेस सपोर्टेड द नीड ऑफ द एक्सपैंडिंग स्टेट्स। अब मान लो कोई एक स्टेट एक्सपैंड करने के दौर में आ गया है, हम एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, तो अब कोई रूरल एरिया है जो उसको रॉ मटेरियल यहाँ पे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, और उस रिसोर्सेज के बेसिस पे ये स्टेट बड़ा हो रहा है। कुछ सिनेरियो उस प्रकार का था, ठीक है ना। ब्राह्मणस वे ग्रांटेड लैंड इन ट्राइबल एरियाज। अब कैसे करेंगे, मान लो इतना एरिया हो गया, अब यहां कर जो एक राजा होगा उसने क्या किया, उसने लैंड ग्रांट कर दी, ये वाला एरिया ग्रांट कर दिया, यहां पर कल्टीवेशन हुआ, तो यहां पर रिसोर्सेज आए, ये रिसोर्सेज की मदद से ये स्टेट और बड़ा हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का यहां पर सिस्टम जो है वो चल रहा था, ठीक है ना। ये मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट यहां पर मेंशन किया गया है। ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, ये जो ग्रांट किए गए ब्राह्मणों को, प्लेड अ वाइटल रोल इन स्प्रेडिंग न्यू कल्टीवेशन मेथड्स एंड एक्सपैंडिंग द साइज ऑफ द रूरल कम्युनिटीज। आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर। रूरल एक्सपेंशन होने का सबसे बड़ा रीजन अगर कभी पूछे क्या था, वो था लैंड ग्रांट्स। सबसे बड़ा रीजन था रूरल एक्सपेंशन का लैंड ग्रांट्स। क्यों, क्योंकि लैंड ग्रांट हुआ तो कल्टीवेशन, सिंपल भाषा में कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन हुआ तो रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज का यूज कौन करेगा, एक्सपेंशन में। बात समझ में आ रही है, सिंपल कहानी है, 3-4 वर्ड में क्लियर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, पूरा रटने की जरूरत नहीं है कहां पर क्या क्या एक लाइन लिखी हुई है। तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। कैसे ये नए स्टेट्स फॉर्म हुए होंगे जिनका आप बात चर्चा कर रहे हो, कैसे बने होंगे, ये मेथड रहा हो। क्लियर, आगे देखिए। अब 3 तरह के विलेजेस आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलते थे, एक था उर, एक था सभा और एक था नगरम। 3 तरह के अलग अलग विलेजेस। अब इन 3 तरह के विलेजेस में अलग अलग तरीके से चीजें कलेक्ट होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल उर एक टिपिकल विलेज था, इनहेबिटेड बाय द पीजेंट्स कास्ट। पीजेंट्स यहां पर रह रहे हैं, पॉसिबली होल्डिंग लैंड इन कॉमन, और सारे पीजेंट्स मिलकर जमीनों को होल्ड करते हैं। ये था उर, ठीक है। ऐसे गांव आपको सदर्न एरिया ऑफ तमिलनाडु मिल जाएंगे। और जो उसमें विलेज का हेड मुखिया होता था, उर में जो इस गांव का मुखिया होता था, वो रिस्पॉन्सिबल होता था फॉर कलेक्टिंग एंड पेइंग द टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स। तो बेसिकली जो गांव का हेड होगा उसकी जिम्मेदारी थी कि वो गांव के सभी लोगों से टैक्स को कलेक्ट करे और वो पे करे। ये था उर, एक टिपिकल गांव। देन सभा की बात करेंगे। कंसिस्टेड ऑफ, ये वो गांव होते थे जो ब्रह्मदेव विलेजेस होते थे, यानी कि ब्राह्मणों को दे दिए गए थे, ग्रांट कर दिए गए थे। और जब ब्राह्मणों को ग्रांट किए जाते थे तो नॉट ओनली द राइट्स, एवरी टाइप ऑफ राइट, जुडिशियल राइट्स, हर तरह के राइट दे दिए जाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, हर तरह के राइट दे दिए गए, ग्रांटेड टू ब्राह्मणस। ब्राह्मण ओनर्स enjoyed individual rights in the land but engaged in collecting activities। लैंड ग्रांट करे, काम सारा करवाएंगे, लेकिन जब पैसा इकट्ठा करने की बात आई, कलेक्शन एक्टिविटीज, वो खुद करेंगे, एंगेज होते थे उसमें। प्लेड अ रोल इन स्प्रेडिंग न्यू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। अब जाहिर सी बात है, लैंड ग्रांट इनको होती है, इनको खेती करनी है उस पर, तो नए नए मेथड्स एग्रीकल्चर करने के वो यहां पर सामने आते हैं। फिर है नगरम, विलेजेस सेटल्ड एंड डोमिनेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। अब याद करिए, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक की कहानी में ट्रेड, क्राफ्ट, सिटीज सब फ्लरिश कर रहे हैं। लेकिन फ्रॉम 300 एडी टू आगे देखोगे इन दिस एरिया 750 एडी, इस एरिया मैंने कहा था ट्रेड्स डाउन हो गया, टाउन्स डिक्लाइन हो गए, करेंसी डिक्लाइन हो गई। तो जब ये लोग डिक्लाइन कर गए, ट्रेडर्स क्या करेंगे, मर्चेंट्स क्या करेंगे, तो वो ऐसे गांव में रहने लगे
कंबाइन तरीके से यहां पर जो ओन करते थे। देखो नगरम क्या था, विलेज सेटल्ड एंड डोमिनेटेड बाय होम, बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। ये वही तो हैं जो पहले ट्रेड कर रहे थे, मर्चेंट कर रहे थे, अब ट्रेड डिक्लाइन हो गया तो यहां पर आ गए। पॉसिबली रिजल्टेड फ्रॉम द डिक्लाइन इन ट्रेड प्रॉम्प्टिंग मर्चेंट्स टू मूव टू द विलेजेस। तो उनको गांव मूव करना पड़ गया। इस तरह गांव थे उस वक्त, ठीक है। इन चालुक्य एरियाज रूरल अफेयर्स मैनेज बाय विलेज एल्डर्स कॉल्ड महाजन। महाजन जो है वो एक टर्मिनोलॉजी यूज करी गई है चालुक्य एरिया में, वो एल्डर्स थे और जो रूरल अफेयर्स को मैनेज करते थे उनको महाजन कहा जाता था। क्लियर हो रही है बात? तो अभी तक हम देख रहे थे कैसे रूरल एक्सपेंशन हो रहा होगा, हमने बताया कि भाई ऐसे ऐसे गांव होंगे, ऐसे ऐसे। अब गांव कितने प्रकार के थे वो यहां पर लिख के आ गया। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, अब रूरल एक्सपेंशन ऑर्गेनाइजेशन, अब इसमें कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसको मैं हटा ही देता हूं, है ना, तो कोई पॉइंट इसमें है नहीं है। चलिए अब देखिए सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो सोशल स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, यहां पर आपको मिलेंगे प्रीस्ट और यहां पर आपको मिलेंगे प्रिंसेस, सिंपल कहानी है, और प्रीस्ट। अब जरा समझना, ये जो प्रिंसेस हैं, जो प्रीस्ट हैं, ये अपने आप को या तो ब्राह्मण बताते थे, दे यूज्ड टू क्लेम देमसेल्व्स एज ब्राह्मणा, और एज अ क्षत्रिय। अब होता क्या था वो समझ लो। ऑल्दो कई बार ऐसा होता था, दे वेर अ लोकल ट्राइब, लोकल चीफ होते थे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय। अब ये कैसे, यहां पर क्या हुआ सोसाइटी के अंदर, हुआ ये कि भाई यहां पर जो लैंड ब्राह्मणा को दी गई, ग्रांट करी गई, तो ब्राह्मणा ने उनको लैंड मिली, तो इस वजह से उन लोगों ने नई नई चीजें इन्वेंट कर दी ब्राह्मण्स ने, इन क्षत्रियों के, इन लोगों के लिए, कि भैया ये इस रॉयल फैमिली से आते थे, यही ब्राह्मण है, ये भी क्षत्रिय, रॉयल फैमिली से आ रहे हैं, फ्रॉम द फैमिली ऑफ मून, फ्रॉम द फैमिली ऑफ सन, ऐसे बोलते थे। मतलब बिकॉज दे वर गेटिंग लैंड राइट्स, जमीन का अधिकार मिल रहा है उनको, लैंड राइट मिल रहा है, इसलिए इन लोगों के लिए नई नई पोस्टें निकाल दी गई, अपने आप से बना दी गई। यार ये डायनेस्टी है, ये सूर्य डायनेस्टी, मून की डायनेस्टी, रॉयल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, ये चीजें सामने आने लगी। यहीं पर ये लिखा हुआ है, प्रिंसेस डोमिनेटेड सोसाइटी क्लेमिंग द स्टेटस ऑफ ब्राह्मणा, और ब्राह्मणा अपना वो क्लेम करते थे और क्षत्रिय क्लेम करते थे। मैनी लोकल क्लैन चीफ्स, ये जो लोकल क्लैन चीफ्स थे, प्रमोटेड टू द सेकंड वर्ण। अब ये लोकल चीफ को सेकंड वर्ण ने प्रमोट कर दिया, क्षत्रिय बना दिया। क्यों? किसने? ब्राह्मणों ने। क्यों? क्योंकि उनको जमीन दी गई है, उसके बदले में उन्होंने कहा कि ठीक है तुम सेकंड वर्ण में आ गए, क्षत्रिय। और क्षत्रिय अब ये लोग कैसे मानेंगे कि क्षत्रिय हैं? बोला, लोगों को बताया कि भैया ये तो मून डायनेस्टी से आए हैं, सन डायनेस्टी से आए हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। थ्रू ये लिखा हुआ है टू द सेकंड वर्ण थ्रू बेनिफैक्शंस टू द प्रीस्ट, प्रीस्ट को बेनिफैक्शंस दिए गए, उन्होंने इनके लिए बड़ा बड़ा ऊंचे ऊंचे स्थान बना दिए। एक्सेप्टेड फैमिली ट्रीज एंड डिसेंडेंट ट्रेस फ्रॉम एज ओल्ड सोलर एंड लूनर डायनेस्टीज, कहा भैया कि इस डायनेस्टीज को बिलोंग करते हैं। प्रोसेस फैसिलिटेटेड एक्सेप्टेबिलिटी अमंग द पीपल, इससे हुआ क्या, लोग इससे एक्सेप्ट करने लगे, अच्छा ऐसा है क्या भाई, प्रीस्ट ने इनको ये बोला है क्षत्रिय है, या क्योंकि ये किसी मून डायनेस्टी को, लूनर डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, लोग एक्सेप्ट करेंगे उनकी बातों को। ये प्रोसेस इस चीज को मनाता है, ठीक है ना। प्रीस्ट, अब यहां पर ये भी वही बात है, जैसे प्रीस्ट है मेनली ब्राह्मण्स, हालांकि जैनस और बुद्धिस्ट भी थे, इंक्लूडिंग जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, गेन इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी। अब इनको अथॉरिटी मिलती थी, भाई पावर दे रहे ना, ब्रह्मदेव विलेजेस दे दिए, लैंड ग्रांट कर दिया, अब उस लैंड ग्रांट में सब राइट्स दे दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, जुडिशियल राइट्स, हर तरह के राइट्स। तो ब्राह्मणास की, प्रीस्ट की क्या हो गई, पावर आ गई। गेन इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी पर्टिकुलरली थ्रू लैंड ग्रांट्स, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द सोशल स्ट्रक्चर एंड लेजिटिमाइजिंग द रूलर्स। रूलर्स को लेजिटिमाइज करते थे, ये रूलर है कि नहीं, प्रीस्ट डिक्लेयर कर देते थे। प्रीस्ट ने क्यों डिक्लेयर किया उस व्यक्ति को रूलर, क्योंकि उनको लैंड मिली है। ये चीज यहां पर चल रही है, ये हो रहा था, ये ऐसा आर एस शर्मा यहां पर बोल रहा है। क्लियर है? अब पीजेंट्री, नाउ दिस पीजेंट्री जो थी, जो यहाँ पर लोग थे गांव में, दे वर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस पीजेंट कास्ट, इनको ऑफन शूद्रास कहा जाता था इन द ब्राह्मणिकल सिस्टम। और ये कहा जाता था कि अगर ये पीजेंट्स अपने कार्य में फेल हो गए, यानी कि ये प्रोड्यूस नहीं कर पाए, ठीक है, तो ये जो सेटल्ड लॉज है या सेटल्ड सिस्टम है, नॉट लॉज, सेटल्ड जो सिस्टम है या प्रोसेस है, उसको वायलेट करते हुए बोले जाएंगे। एंड ये कहा जाएगा कि इट इज द एज ऑफ कलयुग, ये बोला गया। और राजाओं की ड्यूटी बनाई गई कि आपको कलयुग को रोकना है, यानी कि पीजेंट्री आपको इस तरह से काम करते रहे, ये आपको इंश्योर करना है।
ये लिखा हुआ है। फेलियर टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड सर्विसेज एंड पेमेंट्स सीन एज व्हाट, क्या माना जाता था? डिपार्चर फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड धर्म, धर्म के खिलाफ आप जा रहे हैं या धर्म के रास्ते पे आप नहीं चल रहे हैं, आप डिपार्ट कर गए हैं धर्म के, ये चीज यहां पर मानी जाती थी अगर पीजेंट वो चीज नहीं फुलफिल करते थे। और यही बोला गया है कि द किंग की ड्यूटी बोली गई है कि आपको रिस्टोर करना है पीस को, ये चीज यहां पर बोला गया है विद द कंप्लायंस विद द धर्म। आज समझ में आ गया, ये चीज चल रही है। नाउ फेलियर ऑफ पीजेंट्स अगर हो रहा है, आर्टिसंस हो रहा है, उसको एज ऑफ काली कहा जाएगा। और किंग की ड्यूटी यही है धर्म महाराज की, टू एंड सच अ स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड रिस्टोर द ऑर्डर, ये इनकी यहां पर ड्यूटी है। टाइटल अडॉप्टेड बाय वाकाटाका, पल्लवा, कदम्बाज एंड वेस्टर्न गंगा किंग्स, ये यहां पर इस तरह का इन्होंने जो है वो अडॉप्ट किया। ठीक है, तो मतलब उनको ये चीज यहां पर ठीक करनी थी, इनकी ये ड्यूटी यहां पर होती थी। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। होपफुली आप लोगों को ये चीज यहां समझ में आ गई होगी। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर दोस्तों। अगला चैप्टर आपको वेडनेसडे को मिलेगा। ठीक है, इस बात को कमेंट में मेंशन कर दिएगा, सर ने लास्ट में जाके बोला है, क्योंकि मेरे लेक्चर्स आपको जनरली अब वेडनेसडे और फ्राइडे मिला करेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।